चलिए स्टार्ट कर दे सबकी स्क्रीन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आप बोलोगे गुड आफ्टरनून, है ना भाई? खाने के बाद तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना ही चाहिए आपने, है ना? हम यू आर रिक्वायर्ड टू हैव दिस विशेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए जो भी आपके क्वेरीज है, काफी कमेंट्स में पढ़ रहा था ऑनलाइन में, बहुत सारे क्वेरीज है भाई, सब सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप सेटल हो जाइए। मेरा आवाज, मेरा ऑडियो, मेरा वीडियो आप तक क्लियरली आ रहा है क्या? ऑनलाइन वालों एक बार बताइए, जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं, am I audible to you? Great, great, great. Patience is the key to success, so every query will be answered. Just have patience. So warm welcome to all of you for this wonderful wonderful subject of financial management. दोस्तों ये सब्जेक्ट सिर्फ इंटर लेवल पर मैटर नहीं करता है आपके लिए, ये सब्जेक्ट आपके लिए लाइफ लॉन्ग मैटर करता है। डू यू अग्री? फाइनेंस मैनेज करना है आपको, जिंदगी भर मैटर करेगा ना? क्या सिर्फ आपको एग्जामिशन का उम्मीद है? बस सर एग्जामिशन और आगे का आगे देखते नहीं ना, कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स ले जाएंगे जो एक्चुअली जिंदगी भर काम में आएंगे। ठीक है? वॉइस इंक्रीज कर लो बोल रहे हो ऑनलाइन वालों। ऑनलाइन इधर नहीं, फेस टू फेस में नहीं, इधर ठीक है। इधर वॉल्यूम सबको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? तुमको नहीं आ रही इधर तक? हाथ धो गई यार, तुम मेरे इतने इधर नजदीक हो, मुझे आवाज आ रही है पूरी। आ रही है ना? हाँ ऑनलाइन में सिर्फ बढ़ा दो वॉल्यूम। चलिए, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ बातें जो आपके दिल में रहेगी वो हमने पेपर पर लिखा है, और विनोद सर ने इसमें से काफी कुछ जो कवर किया वो मैंने निकाल दिया है। जो हमारे लिए एप्लीकेबल बातें रहेगी वही आपके स्क्रीन पर इधर दिख रही है आपको। ठीक है? आई एम श्योर आपने विनोद सर का लेक्चर एंजॉय किया है सुबह आज। एवरीबॉडी, विनोद रेड्डी सर कॉस्टिंग का लेक्चर, ढासू तरीके से आपके स्कोर्स आने वाले। एक टाइम था ग्रुप 1 में हम लोग दोनों थे, फिर मेरा सब्जेक्ट ग्रुप 2 में आ गया तो मैंने उनका भी सब्जेक्ट ग्रुप 2 में ला लिया। अब हम दोनों ग्रुप 2 में हैं। ठीक है? तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहेगा, और नो डाउट यहाँ पर जितने भी क्वेरीज है, अब मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ क्वेरीज फिलहाल। मेरे जो यहाँ पे एक शीट रेडी किए, इस शीट के डिस्कशन को अगर आप सुन लोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेरीज जो आप ऑनलाइन में पूछ रहे हो सभी कवर हो जाएंगे। और जो लोग मेरे फेस टू फेस बैठे हैं सामने, वो लोग तो ऑब्वियसली विद पेशेंस शांति से बैठे, उनको पता है कि सामने जो खड़ा है ये डेफिनेटली अपना हर कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चंस से लेके क्वेरीज तक हर चीज आंसर कर देगा। तो ऑनलाइन वालों थोड़ा पेशेंस रखिए और बस अच्छे से सुनिए मेरी बातों को। ये है सीए इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब पेपर 6 का पार्ट ए। दोस्तों आपको पार्ट बी भी आता है, वो है एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। थोड़ा मैं अगर स्टूडेंट भाषा में बात करूं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्योरली थियोरेटिकल है, नो डाउट बहुत स्कोरिंग भी है, और कंपैरेटिवली बहुत ही आसान भी है। कंपैरेटिवली मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? ऑफ कोर्स एफएम के साथ कंपेयर करो। अब एफएम इजी नहीं है क्या सर? इसका मतलब इजी हम बनाएंगे, आप डरने की जरूरत नहीं है आपको, इजी हम बनाएंगे। कितना भी दुनिया के लिए कोई भी टफ रहेगा, हमारे लिए कॉन्सेप्चुअली बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है? तो अब हम करने क्या वाले हैं, तो थोड़ा सा इस शीट के क्वेश्चन आंसर को हम लोग डील कर लेते हैं। पहली चीज जो सबके मन में, ड्यूरेशन ऑफ द बैच। आई एम श्योर कि आप सबको पता ही होगा इसका आंसर। ड्यूरेशन, हमारा बैच का एंड डेट हमने क्या टारगेट किया है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ये आपके बैच का टारगेट डेट है, और इस टारगेट डेट के प्लस माइनस 1-2 डेज आपका बैच कंप्लीट होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। ठीक है? तो बैच का कंप्लीशन डेट, ड्यूरेशन डेट, एंड डेट बोल देंगे डायरेक्टली। एंड डेट क्या रहेगा आपका? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। आर यू क्लियर अबाउट दिस? सेकेंडली, ये बैच कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है?
तो ये 2 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, बट प्राइमरली ये एप्लीकेबल रहेगा जनवरी 25 के लिए। सितंबर 24 में कोई है इधर जो एग्जाम दे रहा है? ओके, तो ये बैच सितंबर 24 के लिए कंडीशंस के साथ अप्लाई रहेगा। और कंडीशन क्या है आपका? अगर आप सितंबर 24 को टारगेट कर रहे हो तो मेरे साथ साथ ही आपकी सेल्फ स्टडी चलनी चाहिए। और जब बैच में आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, मेरी तरफ सुन रहे हो, आपको यह ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपको मेरे बैच के अंदर जो सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है और आप सॉल्व कर रहे हो, ये आपकी नजरों के सामने से लास्ट टाइम जा रहा है। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं? सितंबर 24, क्योंकि आपको बाद में सेल्फ स्टडी के लिए अलग टाइम नहीं है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर शायद आपका एग्जाम रहने वाला है। ऑब्वियसली मिड सितंबर आई डोंट एक्सपेक्ट। तो ऐसे सिनेरियो में आपको डेफिनेटली सितंबर 24 के लिए एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास बहुत टाइम है 5:30 के बाद। और आप बोलोगे 5:30 के बाद बहुत टाइम कहां होता है सर? 12 बजे तक पढ़ो, बीच में गैप लो 1 घंटे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सितंबर में एग्जाम दे रहे हो, वैसे भी इतना नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? जनवरी 24 वाले थोड़ा सा स्लाइटली रिलैक्स बैठ सकते। आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस पे ध्यान देना है, होमवर्क करने हैं, और उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आपका ग्रुप 1 अभी अभी हुआ है, तो 5:30 के बाद हम ग्रुप 1 को रिवीजन के लिए कम से कम 2 आवर्स देंगे, 1 से 2 आवर्स देंगे, डिपेंडिंग ऑन आपके पास 5:30 से लेकर कितना टाइम बचता है और कौन से दिन कितने होमवर्क है। एफएम के हद तक सर होमवर्क होते हैं क्या? डेफिनेटली यस। तो सितंबर 24 के साथ साथ जनवरी 25 के लिए एग्जाम, ये बैच एप्लीकेबल रहेगा। एफएम में एवरी डे समझ लो आपको होमवर्क रहेगा, आज का पहला दिन छोड़ा तो एवरी डे आपको होमवर्क रहेगा। एंड बिलीव मी, होमवर्क आई बिलीव इज द क्रॉस चेक ऑफ योर क्लासेस हियर। डोंट यू थिंक सो? भैया यहां पे तो दुनिया का कोई भी टफ क्वेश्चन ला लो, मेरे साथ इजी जाएगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा ऐसे कि आपको लगे हाँ ठीक है ये तो ऐसे ही होगा। डेफिनेटली सर जो बोल रहे एकदम करेक्ट है, और शायद मैं भी सोचूं तो ऐसे ही सोचूं। बट जब घर जाते हो ना और एक क्वेश्चन ओपन करते हो आप होमवर्क वाला, बिलीव मी आप ब्लैंक हो जाते हो। तब करना क्या होता है? बंद कर दो और सो जाओ। क्या करना चाहिए? और ये बाप रे कितना टफ क्वेश्चन है ना, मेरे बस की बात नहीं है, होशियार बच्चों के लिए रहेगा, बंद सो गए। क्या ये एक्सपेक्टेड है आपसे? बॉस आपको जितना आता है, करेक्ट इनकरेक्ट मत सोचो, आपको जितना आता है ना, you have to put in that efforts on that paper and you have to solve it. I don't care whether it is correct or incorrectly solved. I care you attempted. आप क्या बोल रहे हो, समझ रहे हैं कि आपको आपने कोशिश करना, ये प्राइमरी ड्यूटी आपकी दोस्तों। आपने कोशिश नहीं किया तो डेफिनेटली इट्स योर मिस्टेक, बट अगर आप कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके इस सब्जेक्ट के स्कोर्स, इस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा वादा है कि आपका बहुत अमेजिंग रहेगा, बहुत अमेजिंग रहेगा। तो जनवरी 25 वाले टेंशन मत लो, होमवर्क करना है आपको, और एंड में जैसे जैसे बैच जाएगी आगे डेफिनेटली आपको समझ जाएगा कि आपको आगे आगे क्या क्या करना है। लास्ट डे ऑफ द बैच आई विल आल्सो डिस्कस विद यू कि आपको रिमेनिंग ड्यूरेशन में क्या करना है। अभी से बता दो सर, कोई जरूरत नहीं है। हाईली मोटिवेटेड हो आज, डीमोटिवेटेड मत बनना, बराबर ना? स्टेप बाय स्टेप देखो ना, आप ना एकदम लंबा रास्ता देखोगे तो कैसा चलेगा? कभी ऐसे चढ़ाव पे साइकिलिंग की आपने? कभी आपने ट्रैक्स की ऐसे जिसमें ऐसे इंक्लिनेशन हाई है? तो हम कभी भी एकदम आगे देख के चलते हैं क्या? हम सिर्फ नीचे देख के चलते हैं, क्योंकि एकदम आगे देखेंगे ना तो बैठ जाएंगे साइड में। होता है ना ऐसे? अरे एक्सरसाइज करते हो क्या भाई? कुछ वर्कआउट करते हो? वक्त कहाँ है सर, हम तो सीए कर रहे हैं ना। रो लो। रेलेवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, रेलेवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन सीए फाइनल, व्हाट डू यू फील? सीए फाइनल में ये सब्जेक्ट का रेलेवेंस है क्या? वहां पर ये पूरा का पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट बनता है, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एएफएम के नाम से, जो वापस से मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा 100 मार्क का क्वेश्चन है। पेपर 1 से पेपर 6 वहां पर भी मिलेंगे आपको, वहां पर ये पेपर 2 आता है, पेपर 2 पूरा 100 मार्क के लिए। अगर सीए फाइनल में ये सब्जेक्ट 100 मार्क के लिए, तो आपको क्या लगता है दोस्तों? थोड़ा सा मैं बायसली बात करूंगा, एसएम के साथ कंपेयर करूंगा। आई डोंट वांट टू शो एसएम कम है, बट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू। एसएम सीए फाइनल में है क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीए फाइनल के कोई पेपर है क्या? नहीं है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए फाइनल का पेपर है क्या? यस, पूरा 100 मार्क का पेपर है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है? आप एफएम को इंपॉर्टेंस दे रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हो, आप सीए बोलते हो, तो आपके पास एज अ करियर ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आपके प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मर्जर्स, एक्विजिशंस, ड्यू डिलिजेंस, आपने बस इनके नाम भी सुने नहीं होंगे शायद। ये सब आपके करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जब आप बोलते हो फाइनेंस में करियर करना है। तो डेफिनेटली आई विल से रेलेवेंस इन सीए फाइनल तो है ही है, पूरे 100 मार्क का रेलेवेंस है। उसके साथ साथ आपके करियर में भी आई कैन शो यू मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डूइंग नथिंग कॉल्ड एज टैक्सेशन, नथिंग कॉल्ड एज ऑडिटिंग, नथिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग, दे आर डूइंग ओनली वन थिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आजकल तो जैसे जैसे आपका एआई वगैरह सब कुछ आ गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह भी बहुत फेमस हो चुका है। आपको वाला मॉडलिंग नहीं रहता है, आप जो दिमाग में मॉडलिंग बोल रहे हो वो मॉडलिंग नहीं, फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है। वो क्या होता है? ऑब्वियसली आपको थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको समझ जाएगा। ये सब आपके करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं जब आप फाइनेंस में स्पेशलाइज करते हो। व्हाट इज नो नोटबुक कॉन्सेप्ट गाइस? आपको मेन बुक मिले रहेंगे, ये जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं इनको स्पाइरल बाइंडेड नोट्स मिले हैं, जानबूझकर आपको क्लास में कन्वीनियंट होता है इसलिए दिया है। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं लाइव एट होम या लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, ये लोगों को परफेक्ट बाइंडिंग वाले नोट्स मिले। अगर आप इन नोट्स को ओपन करोगे तो आपको इन नोट्स में कुछ जगह ब्लैंक मिलेगी। मेरे पास है इनका सॉफ्ट कॉपी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे नोट्स है जो नो नोटबुक कंसेप्ट है, और इसी के अंदर ये काफी जगह ऐसे ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर। तो ये ब्लैंक स्पेसेस किसके लिए? आंसर लिखने के लिए। वहीं पर क्वेश्चन है और वहीं पर आंसर है। इसका मतलब आपको जो ढूंढने में कष्ट लगते हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर कहां ढूंढूं, कौन से नोटबुक में रहेगा, नथिंग टू वरी, एक ही बुक है, इसी को संभालो, इसी में करो। इसका मतलब एफएम के लिए आपको कोई सेपरेट नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। बट एक चैप्टर आगे आएगा जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। क्या नाम है? कैपिटल बजटिंग। उसके लिए आपको नोटबुक बनाना पड़ेगा। उसके लिए यहां पर स्पेस नहीं दिया है, दो रीजन थे उसके। बड़े बड़े आंसर्स होते हैं तो आई डोंट नो कि कितना स्पेस आपको लग सकता है, और दूसरा हर आंसर का फॉर्मेट उस चैप्टर में अलग बनता है। तो आई वांट यू कि आप ब्लैंक पेपर पर ही उसको ट्राई करो पूरी तरीके से, ठीक है? सो विद दैट ऑब्जेक्टिव यू हैव ओनली वन चैप्टर जिसके लिए स्पेस नहीं दिया है, बाकी सब चैप्टर के लिए आपको स्पेसेस दिए। देन वहीं पर लिखना है, इसका मतलब ओनली वन बुक कंसेप्ट रहेगा वो आपके लिए। नो नोटबुक कंसेप्ट इज वन बुक कंसेप्ट आपके लिए। नोट्स अपडेटेड है क्या सर? आपने कितने लोगों ने ये सुना है कि May 24 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर वाज टफ? वाओ, सो मेनी ऑफ यू, वेरी गुड, वेरी गुड। इट वाज टफ, इट वाज इजी, इट वाज एवरेज, ये हम लोग इस बैच के लास्ट डे को डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस बैच के लास्ट डे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का May 24 एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व करेंगे। कौन सॉल्व करोगे? आप सॉल्व करोगे। कहां सॉल्व करोगे? मेरे साथ सॉल्व करोगे, क्लास के अंदर सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको नोट्स के तक एक और नोट्स मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं एफएम क्वेश्चनर बुक। ये क्वेश्चनर बुक के अंदर लेटेस्ट एग्जामिनेशन May 24 का एग्जाम कवर्ड है, और इसके पेपर कवर्ड है पूरा का पूरा। इसका आरटीपी और एमटीपी 1 एमटीपी 2 दोनों कवर्ड है। मुझे बोलो, आपके जस्ट पहले वाली बैच और अभी वाली बैच आपकी डिफरेंस है? उन्होंने क्या मटेरियल उनको एक्स्ट्रा मिला था इंस्टीट्यूट के एंड से? एक तो उनके एग्जाम का आरटीपी, May 24 का आरटीपी, May 24 का एमटीपी 1 मिला रहेगा उनको और एमटीपी 2 मिला रहेगा, और डायरेक्टली May एग्जामिनेशन मिला है उनको, बराबर। 4 चीजें आपके नोट्स में अपडेट कर दी है। हम लोग May एंड में खड़े और May 24 का पेपर बकायदा आपके नोट्स में प्रिंट कर रेडी है। अगर किसी को गलती से भी पुराने एफएम क्वेश्चनर के नोट्स मिले रहेंगे, नथिंग टू वरी, 16 पेजेस एक्स्ट्रा है जो मैं बात कर रहा हूं, वो सब एमटीपी आरटीपी के, वो 16 पेजेस मेरे गूगल ड्राइव में भी मैंने शेयर कर दिया है। तो आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, लेक्चर्स के लिंक होते ना, वो गूगल ड्राइव के लिंक में आपको वो जो एक्स्ट्रा 16 पेजेस है वो भी मिल जाएंगे। सो एमटीपी आरटीपी मेन पेपर सब कुछ लेटेस्ट अपडेटेड है, तो नोट्स अपडेटेड रहेंगे क्या? डेफिनेटली। 15 दिन पहले जो एग्जाम हुआ वो भी अपडेटेड है। नाउ
MCQs का क्या? All of you know that there is a new pattern that MCQs will come for 30 marks in 100 out of 100 marks. तो ऑब्वियसली वो 30 मार्क्स पूरे के पूरे FM के रहेंगे क्या? FM as well as SM. Everybody with me? FM एंड SM मिलाकर 30 है, तो FM के कितने रहेंगे? 15 रहेंगे, क्योंकि दोनों का इक्वल वेटेज है एज फार एज मार्क्स आर कंसर्न. तो 15 मार्क्स के MCQs के लिए वी हैव टेकन केयर अ लॉट. मोर देन 400 MCQs are included in these books. And along with this latestly क्या हुआ पता है? एक सरप्राइज दिया इंस्टीट्यूट ने हमको मई 24 में. इनफैक्ट MTP के वक्त ही दे दिया था उन्होंने, RTP के वक्त दे दिया था. क्या किया था उन्होंने? केस स्टडी बेस्ड MCQs. नाउ व्हाट टू डू? इमीडिएटली हमने क्या किया? MTP 1, MTP 2, RTP सब केस स्टडीज जो है यूट्यूब पर भी ले लिए, ताकि स्टूडेंट्स को भी वो MTP का सपोर्ट में, जो केस स्टडी बेस है उसका सपोर्ट भी मिल जाए. और वो MTP 1, MTP 2 एंड RTP के केस स्टडीज भी आपके इस नोट्स में इंक्लूड कर दिए. तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. केस स्टडी बेस्ड MCQs भी कैसे कैटर होते वो भी हम लोग यहां पर क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे. तो MCQs यस, क्वेश्चनर बुक में वो भी कवर्ड है. नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब कितने रहने वाले सर? ये क्वेरी इधर भी था ऑनलाइन में. कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स रहने वाले? सो गाइस, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब विल बी 7 लेक्चर्स. बट 5 के बाद क्या होगा? 5, 6 ये 2 लेक्चर्स जो रहेंगे और 7 भी, ये साइड बाय साइड ऐप में भी चलेगा और यूट्यूब पर भी चलेगा. हमारा ऐप कौन सा है वो भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा, डोंट वरी. और ये सब डिटेल्स जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऑफलाइन वालों के लिए भी एप्लीकेबल है. क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि ये यूट्यूब के लेक्चर्स आपके लिए भी अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पर. इसके साथ साथ ऐप, आपका क्या काम है ऐप का? तो आपको बैकअप मिलता है, लेक्चर्स का बैकअप. फेस टू फेस वालों को जो मिलता है वो भी उनको कहां देखना है? मेरे ऐप पर ही देखना है. सो डेफिनेटली 7 लेक्चर्स पूरे के पूरे यूट्यूब पर रहेंगे. बट आई इंसिस्ट आप 5 ही लेक्चर्स यूट्यूब पर अटेंड करो और तुरंत उसके बाद आप क्या करोगे? ऐप पे शिफ्ट हो जाओगे. अगर आपको कोई ग्लिच, कोई प्रॉब्लम आ रहा है ऐप पे, तो हम करेक्टिव एक्शंस वो पैरेलल 2 लेक्चर में ले पाएंगे, ताकि आप स्मूथली ऐप पर शिफ्ट हो जाओ. ठीक है? देन मेरे नोट्स में MTP RTP कवर्ड है क्या? मेरे नोट्स में ICIA का स्टडी मैट कवर्ड है क्या? दोस्तों ऑब्वियस आंसर है यस, इट इज कवर्ड. नथिंग टू वरी एट ऑल. आपको डरने की कोई जरूरत नहीं. इसका मतलब सर ये बुक कर लिया तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्या? एब्सोल्युटली नो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ मेरा क्वेश्चनर बुक और मेरा नो नोटबुक कंसेप्ट जो मेन बुक है वो कीजिए. सर सिर्फ मेन बुक किया तो चलेगा क्या? आप गारंटीड बोलता हूं पास नहीं होने वाले हो. अगर सिर्फ मेन बुक किया तो आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, गारंटी क्या है? पास नहीं होगे. और क्वेश्चनर के साथ करोगे तो गारंटी है कि आप पास होने वाले हो. सो दैट मीन्स क्वेश्चनर कोई ऑप्शन बुक है क्या? नहीं है. डे 1 आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चनर बुक इज कंपल्सरी बुक. काफी लोग क्वेश्चनर बुक को एक्स्ट्रा बुक मानते हैं. एक्स्ट्रा नहीं है, ये साइड बाय साइड आपको कंप्लीटली मेरे साथ क्लास में सॉल्व करना है, और वो पॉसिबल है, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी. इसलिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हम क्लास लेने वाले हैं. सिर्फ मेन बुक ही करना रहता ना तो ऑब्वियसली 15 दिन पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होता था. तो इसका मतलब एक्सक्लूसिवली 15 डेज 20 डेज विल बी गिवन फॉर क्वेश्चनर बुक, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सोशल मीडिया, आप कहां कहां प्रेजेंट हो सर? सब जगह प्रेजेंट हूं मैं. मेरा यूट्यूब चैनल है CA प्रशांत सारड़ा के नाम से. आप मोबाइल ओपन करके सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन हिट कर लो. उसमें कोई भी CA का कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, बट जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका सॉल्यूशन, सोशल अवेयरनेस, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, वो कैसे हुए फ्रॉड्स, उन सब का केस स्टडी, मतलब ही रियल लाइफ नॉलेज आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर. ठीक है? तो नाम है CA प्रशांत सारड़ा. ये यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी हिट करना है, क्योंकि ये स्टडी के साथ साथ आपको रियल लाइफ में क्या हो रहा है पता होना चाहिए. हर्षद मेहता स्कैम, विजय माल्या स्कैम, PNB बैंक का स्कैम, every kind of scam which you heard, I have covered up as a case study. There is a playlist called as Friday lectures.
और फ्राइडे लेक्चर के प्लेलिस्ट में आपको ये सभी चीजें दी जाएंगी। मुंबई में परसों 10 दिन पहले 20 दिन पहले जो बिलबोर्ड गिरा था वो भी केस स्टडी कवर किए। तो डेफिनेटली आपको सोशल अवेयरनेस मिलेगा। जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं और आपको केस स्टडी के फॉर्म में लाके विद इन 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स समझाते हैं। तो डेफिनेटली आपको वो भी यूजफुल रहेगा। यूट्यूब पर नॉलेजेबल चीजें भी होती है, वो भी देखना चाहिए। यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पर हूं मैं। इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करने की जरूरत है क्या सर? डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है, बट जो जो चीजें मैंने आपको बोली है उसका शॉर्ट वर्जन मेरे इंस्टा पर भी होता है, ऑब्वियसली विद सम फन एलिमेंट। तो आपको अगर ये पसंद है तो करो, नहीं तो कुछ भी मत करो। और अगर इंस्टाग्राम बिल्कुल पसंद नहीं है तो ओपन भी मत करो। थोड़ा पसंद है बट कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो मुझे ब्लॉक कर दो, चलेगा। बट अल्टीमेटली टाइम पास अगर आपका बहुत ज्यादा होने वाला होगा तो इंस्टाग्राम वगैरह पे आना भी मत। एज फार एज योर टेलीग्राम इज कंसर्न, डेफिनेटली यू हैव टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर श्योर। देयर इज नो चॉइस, बिकॉज यहाँ के हैंड रिटन नोट्स, ये जो दिख रहे हैं आपको ये नोट्स, ये पूरे नोट्स का नाम ही मैंने क्या दिया है, हैंड रिटन नोट्स ऑफ एफएम। ये पूरे नोट्स भी शेयर होते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बाद में बोलना मत सर प्लीज कैन यू शेयर द नोट्स। इसीलिए अभी निकालो मोबाइल फोन और सर्च कर लो सीए प्रशांत सारडा डैश इंटरमीडिएट एफएम। टेलीग्राम पर सीए प्रशांत सारडा डैश इंटरमीडिएट एफएम मिला क्या? बस सब्सक्राइब कर लो, उस पर ही अपडेट्स मिलेंगे आपको सब कुछ। और अगर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है और हम लोग कोई क्लिक्स करते तो वो फोटो भी उसी पर शेयर हो जाता है। तो मेरे मोबाइल के फोटो आप तक कैसे पहुंचेंगे? टेलीग्राम के थ्रू पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी फेसबुक वगैरह मैं कोई यूज करता नहीं हूं, उधर के सब वैसे भी अकाउंट्स ओपन भी करने का वक्त नहीं है, ना आपको ना मुझे, वो आउटडेटेड हो गया है। नोट्स डिस्पैच, बिगेस्ट क्वेरी ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, नोट्स डिस्पैच गाइस, नोट्स के हद तक लेट मी टेल यू इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 days टू रीच योर डेस्टिनेशन, मैक्सिमम 7 days। अगर आप कहीं पर भी कॉर्नर में हो तो 7 दिन में आपके नोट्स तो पहुंच ही जाएंगे। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपने कब ऑर्डर प्लेस किया और आपके नोट्स कब आपके पास पहुंच रहे हैं। अगर आपको नोट्स तुरंत चाहिए, तुरंत खरीदना है, तो आप डेफिनेटली हैंड डिलीवरी ले सकते हो हमारे ऑफिसेस में से। बट अदरवाइज आपको नोट्स जो डिस्पैच करके आपके घर तक मिलना है तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स सम पेशेंस, सम टाइम। उस वक्त सर आप कैसे पढ़ोगे, तो हम कैसे करेंगे सर, ये तो नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली है, आपको प्रॉब्लम आने वाला है, उसके लिए हमने एक ही सॉल्यूशन रखा है और वो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। क्या करने वाले हम लोग, आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको एक फोल्डर मिलेगा गूगल ड्राइव का, उसमें कॉस्टिंग, एफएम, एसएम सभी के नोट्स का सॉफ्ट कॉपी दिया हुआ है। मेरे नोट्स के 3 चैप्टर के सॉफ्ट कॉपी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आपके 3 चैप्टर होने तक तो आराम से आपको आपके नोट्स तो मिल ही जाएंगे। तो डिस्पैच ऑफ नोट्स नहीं हुआ रहेगा तो डरिए मत। डिस्पैच तो पिछले 15 दिन से कंटिन्यूअसली शुरू है, बट होता है ऐसे कि इंडिया भर से ऑर्डर आते तो पहुंचने तक आपको टाइम लग जाता है काफी बार। तो पेशेंस रखिए और मीनवाइल आपके गूगल ड्राइव में जो सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स है उसको आप रेफर कर सकते हो। गूगल ड्राइव आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई एम नॉट श्योर कि वी स्मार्ट के चैनल पे हमने डाला कि नहीं डाला, एक बार चेक कर लो, नहीं तो विनोद रेड्डी चैनल पर तो डेफिनेटली डाला है, ठीक है। तो वहां से आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगे। डिस्पैचेस विद इन 5-7 days आराम से आपके घर तक पहुंच जाएगा। डाउट सॉल्विंग, अगर क्लास में बैठे हो और हेड डाउन नहीं कर रहे हो तो डाउट नहीं आएंगे आपको ना। भाई साहब को उठाओ कॉर्नर में, भैया गुड मॉर्निंग। डाउट पर आए हम लोग, सोचा आपको डाउट आने के पहले बता देते हैं। डाउट सॉल्विंग के तक हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास के अंदर आपको एक माइक दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए आप आपका डाउट डायरेक्टली माइक में पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीन मानिए कभी ये नहीं बोला जाएगा कितना स्टूपिड डाउट है, भले ही मेरे मन में रहे, मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको कितना स्टूपिड डाउट है। डरिए मत, आपका डाउट बहुत ज्यादा इज्जत से हैंडल किया जाता है मेरे क्लास में। आप कोई भी सीनियर को पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नहीं माइक में पूछने में डर लगता है, ये 500-700 लोग हैं कैसे पूछे, डरने की कोई जरूरत नहीं, उसमें भी डरने की जरूरत नहीं। आप लेक्चर के बाद तुरंत इधर आइए, आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्लास के बाहर पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पूछना जरूरी है डाउट्स को। और जो लोग ऑनलाइन में है, आप तो भैया आपको डर ही नहीं, आप तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछते ही हो, है ना।
आपको अनम्यूट करने का सवाल ही नहीं आता, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो और मुझे लगता है कि उतनी हद तक आपका डाउट आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर स्टडी लीव में आपको कोई डाउट आता है तो डरने की जरूरत नहीं है। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आपके प्रीफेस ऑफ बुक पे शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर आपके प्रीफेस ऑफ बुक पे शेयर किया हुआ है। वो व्हाट्सएप नंबर पर आप डाउट पूछ सकते हो, बट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, दैट्स माय पर्सनल मोबाइल नंबर। तो इसीलिए उस पर डाउट अगर आप पूछ भी रहे हो तो नॉर्मल टाइम पर पूछो। और मेरे लिए नॉर्मल टाइम एक्चुअली बहुत बड़ा है, सुबह 8 से लेकर रात को 8 तक। इससे बड़े मेरे को नहीं लगता वर्किंग आवर्स किसी और के रहेंगे। 10 to 6, 10 to 7 होते हैं, अपने 8 to 8 है। बट प्रॉब्लम क्या है, 12 बजे पढ़ाई करते, दिन भर टाइम पास करते, 12 बजे पढ़ाई करते, डाउट आते साथ ही तुरंत। वैसा मत करना, क्योंकि मेरा फोन जो है वो साइलेंट पर नहीं होता है। तो डेफिनेटली टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 to 8 कभी भी आप भेज सकते हो आपका क्वेरी सॉल्व करने के लिए। 2 से 3 दिन का टाइम दो। क्वेरीज सबके आते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेरीज होती है, बड़ा क्वेरी का लिस्ट होता है कभी कभी, तो पेशेंस रखना चाहिए। 2 से 3 दिन बाद भी आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है आपको, तो एक जेंटल रिमाइंडर भेज दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो दैट इज द सिस्टम ऑफ डाउट सॉल्विंग। बट बिलीव मी, ये जो सपोर्ट सिस्टम अभी मैंने बोला ना मेरे पर्सनल नंबर का, इसकी जरूरत आपको गिरेगी भी नहीं अगर आप यहां पर क्लास में ऑफलाइन या ऑनलाइन ध्यान दोगे तो। टेस्ट सीरीज, यस, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आप सबको फ्री है। सबको मतलब सर फेस टू फेस भी फ्री है और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मैंने अभी कॉस्टिंग में बात भी की आपसे। हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा। टेस्ट के अंदर इंस्टीट्यूट से भी बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोग। ये टेस्ट आपको डराने के लिए नहीं होता, आपको प्रिपेयर करने के लिए होता है। और उस टेस्ट का डिस्कशन वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे होता है, बट मेरे नहीं। सीए प्रशांत साड़ा यूट्यूब चैनल इज नॉट फॉर सीए, इट इज जनरल यूट्यूब चैनल। सो जो डिस्कशन वीडियोस होंगे वो कहाँ आएंगे सर? FMSM का एक कॉमन है, मेरा और अमित सर का एक कॉमन चैनल है जिसका नाम है तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस। क्या नाम है? तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस। ये चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या क्या सब्सक्राइब करा रहे हो सर, है ना? सब फ्री है, डरो मत। सब्सक्रिप्शन करने के लिए पैसा नहीं लगेगा आपको। तो ये चैनल जो है तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस, इस पर हम लोग डिस्कशन वीडियो डालेंगे। इस पर हम लोग लास्ट रिविजनरी लेक्चर्स जो होते हैं MTP RTP उनके डिस्कशन वीडियोस भी इसी चैनल पर आते हैं। तो इनफैक्ट प्रशांत सारडा आपके लिए एक्स्ट्रा चैनल है, ये मेन चैनल है तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस। सो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। देन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में सर कैसे टेस्ट सीरीज होंगे? यहां जो क्लास में रहेंगे, अनाउंसमेंट सुन लो अच्छे से। आपके टेस्ट मेरे क्लास के तुरंत बाद, मतलब SM के बाद होंगे 5:30 बजे। और जब टेस्ट होंगे ना तो क्लास में मैं भी यहां पर रुकूंगा आपके साथ, ताकि टेस्ट सिंसियरली अटेम्प्ट हो, कोई भी क्लास छोड़ के बाहर नहीं जा पाए और मैं खुद क्लास में प्रेजेंट रहता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके टेस्ट पेपर जो आप लिखते हो उसको हम कलेक्ट करते हैं। PS Academy जो मेरा फर्म है, इट इज नोन फॉर टेस्ट सीरीज। वी हैव अ huge resource there who set the paper, who check the paper. They are all chartered accountants. So the resource there, they will check your paper. Your papers will be corrected with remarks. On each and every question you will get a separate remark and overall remark on your main marks. और ये सब के साथ आपको पेपर वापस 1 वीक के अंदर चेक करके मिलता है। जो फेस टू फेस नहीं है और जो लोग ऑनलाइन अटेंड करते हैं उनको पेपर का सॉफ्ट कॉपी मिलेगा मेरे ऐप पर, गूगल ड्राइव पर भी शेयर करते हैं हम लोग। उसका मॉडल आंसर भी मिलेगा, बट पेपर चेक कर नहीं मिलेगा। पेपर चेक कर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन वाले लोगों को अगर हम पेपर चेक करने लग जाए तो हम लोग इम्पॉसिबल रहेगा, हमको कैटर करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। ठीक है। देन ऐप के डिटेल की बात कर लूं तो ऑल योर लेक्चर्स विल बी प्लेड ऑन CA प्रशांत सारडा ऐप। ये मेरा ऐप है CA प्रशांत सारडा। इस ऐप पर लेक्चर प्ले होंगे। लेक्चर का लिंक, ऐप का लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। जब आपको आपके सीरियल कीज मिलेंगे, सीरियल की का मेल आता है, कभी कभी स्पैम में जाता है, चेक कर लेना बराबर। तो सीरियल की का मेल किसको आता है वो भी समझा देता हूं। जो V स्मार्ट से परचेस कर रहे हो उनको नहीं आता है,
अदर देन वी स्मार्ट कहीं से भी परचेस किया रहेगा, आपने फेस टू फेस परचेस किया रहेगा या आपके ऑनलाइन मोड में परचेस किया रहेगा, तो आपको सीरियल की का मेल आएगा। ओके, मेल एड्रेस रहेगा calecturesps@gmail.com, calecturesps@gmail.com। एंड अगर आपने वी स्मार्ट से परचेस किया रहेगा तो आपके वी स्मार्ट ऐप पर सीरियल की एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। तो ये फेस टू फेस वालों के लिए नहीं, ये ऑनलाइन वालों के लिए। अगर आप ऑनलाइन हो और ऑनलाइन में आपने कहां से परचेस किया, वी स्मार्ट से परचेस किया, तो आपको क्या करना है, आपके वी स्मार्ट ऐप पर एक्सट्रैक्ट सीरियल की जाना है, वहां पर आपको मेरा सीरियल की मिल जाएगा। एज फार एज योर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर कंसर्न, जो फेस टू फेस आर कंसर्न, जो मेरे सामने बैठे हैं, आपने कहीं से भी परचेस किए रहेंगे लेक्चर, एक्सपर्ट हो वी स्मार्ट हो, आपको सीरियल की का मेल CA लेक्चर्स PS से आएगा, बट एक आध वीक के अंदर। ठीक है, एक आध वीक के अंदर। बाकी लोगों को भी ईमेल आने का गड़बड़ करो मत, जैसे ही आपको आप परचेस करोगे आपको मिल जाता है, बट अगले 5-7 दिन तो यूट्यूब पर है, सब्जेक्ट के साथ तो सेटल हो जाओ, बाकी चीजें तो वैसे भी एक्सेट्रा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और कोई भी टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए, मे इट बी कॉस्टिंग ऑफ विनोद रेड्डी सर, मे इट बी FM प्रशांत सारडा, मे इट बी SM अमित तातेड़ सर, सबके लिए एक सिंगल कॉमन टेक्निकल डिपार्टमेंट का नंबर आपके स्क्रीन पर है, सब लोग नोट कर लो। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का नंबर है, इनके साथ आप कॉल नहीं कर सकते हो, चैट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और अगर आपका क्वेरी वो चैट से सॉल्व नहीं होता है तो वो खुद ही आपको कॉल कर लेते हैं। 940499 4040। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बेसिक चीजें आपकी एकदम क्लियर है। नोट्स कौन से मिलेंगे और कितने मिलेंगे, आप सबको पता है नोट्स कितने मिलते हैं? 4 नोट्स है दोस्तों इस बार, लास्ट टाइम तक 3 थे, इस बार 4 है। सबसे पहला नोट्स जो आपको मिलेगा, नो नोटबुक वाला, नो नोटबुक कॉन्सेप्ट वाला बुक है। नो नोटबुक कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ, नो कॉन्सेप्ट नहीं है वो, नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है वो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर नो कॉन्सेप्ट वाला बुक मैंने पूरा कर लिया सर, ठीक है, इट्स नो नोटबुक कॉन्सेप्ट वाला बुक, जिसको हम लोग रेगुलर बुक बोलते हैं। सेकेंड बुक आपको मिलेगा FM का क्वेश्चनियर बुक, जिसमें नो नोटबुक कॉन्सेप्ट के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी कवर करेंगे हम लोग, MTP RTP मॉड्यूल सब कुछ उधर कवर्ड है। तीसरा बुक विल बी FM का रिविजनरी चार्ट बुक, वो कलर बुक है आपका, आपके इतने सारे बुक में से सिर्फ यही एक बुक है जो कलर बुक है आपके लिए। FM का चार्ट बुक बोलने से अच्छा आई विल कॉल दिस एज FM एंड SM का चार्ट बुक, क्योंकि कॉमन चार्ट बुक है ये। अगर किसी ने ओनली FM लिया या ओनली SM लिया तो भी उनको ये चार्ट बुक मिलता है। लास्ट इज FM फंडास बुक, इसमें प्योरली थ्योरी बुक है, ये एक छोटा सा क्यूट सा बुक है। ये आपका नो नोटबुक कॉन्सेप्ट, ये आपका क्वेश्चनियर बुक जो आपको मिलेगा, देन ये आपका रिविजनरी FM SM का चार्ट बुक, एंड लास्टली ये छोटा सा पॉकेट डायरी वाला बुक, एकदम मस्त, कहीं पे भी कैरी कर सकते सेंटर के अलावा। जहां कहीं पर भी आपको लगे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप इसमें से ओपन करके आपका रीडिंग कर सकते हो, एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। FM में थ्योरी भी आती है क्या सर? आती है, एक ही क्वेश्चन आता है, 10 मार्क का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होता है, ऑप्शन के लिए भी छूट सकता है, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, वो ऑप्शन के लिए भी छूट सकता है, बिकॉज क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है और बाकी में से एक एक्स्ट्रा होता है, तो एक एक्स्ट्रा आप थ्योरी के लिए छोड़ सकते हो बिंदास। बट फिर भी कभी कभी प्रैक्टिकल अगर हार्ड आ जाए तो नो डाउट योर थ्योरी शुड बी देयर प्रिपेयर्ड एटलीस्ट, इसके लिए ये एक बैकअप बुक दिया है आपको, बस जो लास्ट टाइम तक नहीं दिया था बट इस बार दिया है। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों। कोई डाउट है इसमें आपको किसी को? अभी से डाउट की आदत डालो, कोई डाउट है किसी को? माइक है यहां पर डाउट सॉल्विंग के लिए, है ना? यस, माइक है, सब है। आपका डाउट है क्या? बस इतना बता दीजिए।
नहीं है? चलो, तो यहां पर मेरे ख्याल से सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्टी कब होगा? मुद्दे की बात। पॉइंट नंबर 15 लिखना चाहिए था एक्चुअली, या फर्स्ट नंबर रहना चाहिए ना, फर्स्ट पॉइंट रहना चाहिए। तो पार्टी बैच का बैच के कंप्लीशन के बाद होगा। और क्या होगा बीच में? नहीं नहीं नहीं, बीच में नहीं होगा भाई। आई बीच में होना चाहिए पार्टी। ठीक है, आपका प्रपोजल, आपका प्रस्ताव हम लोग रखेंगे विनोद रेड्डी सर के सामने, और आगे का डिस्कशन विनोद रेड्डी सर ही कर लेंगे। चलिए, तो पार्टी वार्टी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बहुत अच्छे से करेंगे। बट पार्टी करने के पहले कुछ अचीव करके पार्टी करेंगे। वो पार्टी आप लोग डिजर्व करना चाहिए, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है? कितने लोग यहां पर ऑल इंडिया रैंक का सपना लेकर बैठे? ऑल इंडिया रैंक? ऑल इंडिया रैंक? वाओ, वेरी गुड। बाकी लोग? बस सर पास करवा दो, पास करवा दो। 50, 60, 65, 65, बस। ज्यादा अपेक्षा हमको खुद से भी नहीं है और घर वालों को भी नहीं है ना? देखिए, आई टेल यू, अगर आप रैंक सोचोगे ना तो कहां एग्जामिशन के पार जाओगे। ये फैक्ट है अपने सीए कोर्स का। तो हर कोई जब ये सिलेबस पढ़ रहा है तो बस एक सपने के साथ पढ़िए, ऑल इंडिया रैंक। मिलता है क्या ऑल इंडिया रैंक? आ सकता है आपका भी ऑल इंडिया रैंक? क्या आता है? 20 स्मार्ट वगैरह में से भी रैंक्स आते हैं? आते हैं कि नहीं? 100% आते हैं। हिस्ट्री में तो ऐसा है कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी मेरा स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ऑल इंडिया रैंक इज पॉसिबल, रैंक 1 इज ऑल्सो पॉसिबल। नथिंग टू फियर। द ओनली थिंग इज यू शुड बी प्रिपेयर्ड। एंड डे 1 ही मैं ये बात बोल रहा हूं बिकॉज आपका डिटर्मिनेशन जितना स्ट्रांग रहेगा ना, उतना ये जर्नी बहुत अच्छी जाएगी। आप जितने पहले दिन से डरे हो उतना आपका जर्नी डरा डरा सा जाएगा। तो ऐसे जर्नी क्रॉस करने में कोई मजा नहीं आएगा। आपको जर्नी क्रॉस करनी है थोड़ी हिम्मत रखकर। कोर्स सिलेक्ट करते वक्त हिम्मत रखी थी क्या? बहुत सोसाइटी ने आपको डराया था लिटरली, फिर भी आपने कोर्स सिलेक्ट करते वक्त हिम्मत रखी और इसी वजह से आप लोग यहां तक पहुंचे हो। और इसके आगे हिम्मत रखोगे तो सीए फाइनल एएफएम के ऐसे बैच में भी पहुंच जाओगे। पहुंचेंगे ना? फिर पहुंचना है आपको। और इसके लिए ऑल इंडिया रैंक का सपना देखो और उसी हिसाब से प्रिपेयर करो। क्या लगता है सर ऑल इंडिया रैंक के लिए? बस आपकी तरफ से जो जो मैंने बोला ना, ये क्लास अटेंड करना है, होमवर्क करना है, फिलहाल बस इतना याद रखो। बैच कंप्लीशन के दिन बता दूंगा कि अगले 3 महीने में 4 महीने में क्या रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है? प्रिपेयर हो आप आगे बढ़ने के लिए? ठीक है। आगे बढ़ने के पहले एफएम में तो हम जाएंगे, बट मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं दोस्तों। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, नॉट एट ऑल वेरी सिंसियर अबाउट स्टडीज, नॉट एट ऑल, हार्डली पासिंग मार्क्स। बिलीव मी, 4th तक हर किसी को अच्छे मार्क्स होते। 4th मुझे भी थे। 5th, 6th, 7th पूरा डाउनवर्ड ग्राफ था। क्या ग्राफ था? लगभग 62, 54 एंड लास्ट में तो हद ही कर दी 48 वगैरह कुछ आए थे। 7th स्टैंडर्ड मतलब घर वाले भी बोलते थे कुछ भी कर फेल मत होना, लिटरली। बड़ा भाई था हर वक्त मेरिटोरियस, रैंक 1 मतलब रैंक 1। उसका रैंक 2 आया था, वो रोया था आधा घंटा। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मेरिटोरियस नहीं हूं, मेरा रैंक वैंक नहीं आता है। मैंने बोला था उसको, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करता हूं। उसका रैंक 2 आया था, वो रो रहा था। और अपना नीचे से रैंक 1 रैंक 2 रहता है। और ये होते साथ ही क्या हुआ, स्कूल चेंज हुआ मेरा। स्कूल चेंज होने के बाद थोड़ा सा मैं नए स्कूल में गया, वहां पर बहुत स्टूडियस स्टूडेंट्स थे। उनके बीच बहुत ही शर्म आने लग गई। 94, 92 सबको ऐसे मार्क्स रहते थे और मैं अपना 48 वाला। मेरे आसपास कोई नहीं था, इनफैक्ट मेरे मार्क्स के आसपास हाई लोएस्ट मार्क्स
उनका जो था वो 68 था, जो मेरे से 20% आगे था। मुकेश पाटिल नाम था उसका, आज भी मेरा दोस्त है वो, ये वीडियो देख रहा होगा। तो उसके बाजू में बैठना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे लिए तो 70+ मतलब होशियार, 80+ मतलब बहुत होशियार, 90+ मतलब भगवान आदमी अपने, मतलब दूर रहो भाई, दूर से प्रणाम भगवान, ये लोग अलग है। एंड 8th में ये सब ऐसे क्लास के माहौल में पहुंचने के बाद बहुत ऐसा गिल्ट फील होने लग गया, यार अपन कौन से वाहियात कैटेगरी के हो गया, ऐसा लग रहा था। थोड़ा पढ़ लेते, बट बचपन से घर में कभी पढ़ने का इमेज बनाया नहीं था, बहुत मेहनत कर कर होपलेस इमेज बनाया था, तो पढ़ने में भी शर्म आती थी, ऐसा लगता था कि घर वालों को लगेगा कि कहां से सुधर गया, वो भी नहीं करना है ना, इतनी मेहनत से इमेज बनी। तो आई यूज्ड टू जस्ट स्टडी व्हेन पेरेंट्स आर नॉट अराउंड। उल्टा था मेरा, पेरेंट्स रहते थे तो पढ़ता नहीं था, क्योंकि इमेज खराब नहीं करना था, इसलिए पेरेंट्स नहीं रहते थे तो पढ़ता था। और देखते देखते एग्जाम आई, 8th स्टैंडर्ड की एग्जाम देने के वक्त स्कोर आया पहली बार लाइफ में 72%। लिटरली ताली बजाने लायक है भाई, मेरा स्कोर देखो यार 72% था। एंड 8th स्टैंडर्ड द स्कोर वाज 86%, बिकॉज आई गॉट टू नो कि थोड़ा पढ़ने से अगर 72 आ रहे हैं तो इसका मतलब 70 के ऊपर होशियार होशियार ऐसा कुछ नहीं रहता है, बस पढ़ते जाओ मार्क्स आते जाएंगे। 9th में 86% आए, तो ग्राफ सोचो, ग्राफ स्कूल वाले भी सोचने लग गए कैसा अपना जबरदस्त स्कूल है, ये बच्चा कहां था कहां ले गए। और 10th स्टैंडर्ड आया, एवरीबडी अराउंड मी वाज सेइंग इसका रैंक आएगा रैंक आएगा, क्योंकि ग्राफ ही ऐसा था कुछ, कहां 100 के पार जाएगा ऐसा लगता। और मुझे भी लगने लग गया रैंक आएगा, बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट मी, ये बहुत खतरनाक है, ये कुछ नहीं था, अभी बहुत होशियार हो गया, इसका देख 10वीं में रैंक आएगा। एंड थोड़ा सा ना ये बातों में बह गया मैं, और बातें ही रह गई, पढ़ाई साइड में रह गई। और हर कोई जो होशियार होता है 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करता है? साइंस। वही सोसाइटी बोलती है होशियार है 10th के बाद तो तुमने साइंस ही लेना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट रहता है तो कॉमर्स, कुछ नहीं किया तो आर्ट्स। ये सबसे बड़ा मिथ है, बट इसी मिथ को हम सीएस ब्रेक करते हैं, बराबर ना? तो 10th के बाद मुझे भी साइंस लेना था, क्योंकि एवरीबडी यूज्ड टू से तू होशियार है तू साइंस ले, तो बस मुझे भी साइंस लेना था। बट 10th का स्कोर आया दोस्तों, एंड द स्कोर इज 70%। एंड 70% स्कोर के साथ किसी भी साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। ये देखो हाइट ऑफ पॉजिटिविटी, इस पर भी तालियां बजा रहे हो। बट ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीज हुई कि 10th में 70 आए, साइंस में एडमिशन नहीं मिला, कॉमर्स लेकर आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई। 11th आया, 11th कॉमर्स लिया, फर्स्ट डे 60 स्टूडेंट्स का पूरा बैच प्रेजेंट था। 8th डे 2 लोग प्रेजेंट थे, 8th डे ऑफ द बैच। और मैंने पूछा मैम को छुट्टी है क्या मैम? तो बोले नहीं तुम 2 आए हो ना, कल परसों में जब तुम बंद कर दोगे तब हमको रोज छुट्टी रहती है। सो आई अंडरस्टूड कि 11th का कोई क्लास करता नहीं है। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, राहुल नाम था उसका, मैंने बोला रोज आएंगे भाई, सीए करना है अपने को। वो बोला मेरे को नहीं करना है। मैंने करेंगे यार, नहीं करना है भाई। रोज उसके घर जाता था, उसको क्लास में उठा कर लाता था, एंड एवरी डे वी बोथ ऑफ अस यूज्ड टू अटेंड द क्लास एंड गो बैक। 11th का स्कोर आया 94%। एंड 12th में सब लोग वापस से शुरू हो गए, बोर्ड है इसका रैंक आएगा। मैंने बोला माफ करो भाई, कोई रैंक नहीं आएगा, गलती से स्कोर आया है। एंड 12th में ग्राउंडेड रहकर, अच्छे से पढ़कर, वाकई में पढ़कर 12th का स्कोर फिर बोर्ड का, लातूर बोर्ड 10th रैंक एंड नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट 1st रैंक। In the subject of economics, which is always my favorite subject, I also teach economics at foundation level. So foundation 12th, the score was board topper, 91 मार्क्स कुछ मिले थे इकोनॉमिक्स में, तो बोर्ड टॉप किया था मैंने 12th में। फिर उस हिसाब से एक रैंक के साथ सीए में एंट्री हुआ। सीए में एंट्री होते साथ ही सभी होशियार स्टूडेंट्स हमको सीए में मिल जाते हैं।
ये रैंक वो रैंक वो रैंक, सब जगह रैंक के रैंक रहते। और थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगा कि अपन बहुत ही पीछे रैंक रहने के बावजूद भी, क्योंकि क्वेरीज बहुत जबरदस्त आती है स्टूडेंट्स की। तुम्हारे वक्त तो भी थोड़ी डाइल्यूटेड क्वेरी आती है, हमारे वक्त तो बहुत ही अलग क्वेरी आती थी। एक स्टूडेंट था हमारे स्कूल क्लास में, वो तो कुछ भी क्वेरी पूछता था। इकोनॉमिक टाइम्स सर आई रेड फ्यू डेज बैक, आरबीआई पॉलिसी, फाउंडेशन में पूछ रहा है। फाउंडेशन में इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर का कलर कौन सा रहता है ये भी नहीं मालूम था मुझे। एंड ही यूज्ड टू से कि फाउंडेशन सर, वो लॉ के सर को बोलता था, आई रेड इन इकोनॉमिक टाइम्स आरबीआई पॉलिसी दिस लॉ दैट लॉ। एंड सर बोलते थे वेरी गुड क्वेश्चन। फिर सर आंसर करते थे, मैं उधर बैठा, ना मेरे को क्वेश्चन समझा ना आंसर। सो दैट वे इट इज। और फिर आगे की जर्नी, फाउंडेशन क्रॉस करते करते डर लगने लग गया एक सब्जेक्ट से। कौन सा? मैथ्स। मैथ्स और क्या है मैथ्स, क्योंकि 11th 12th मैथ्स था ही नहीं, और अचानक से लाइफ में एंट्री होती मैथ्स की, और विनोद सर भी पढ़ाने को थे नहीं, तो करे क्या? मैथ्स बहुत टफ लगने लग गया। आई यूज्ड टू आस्क माय सीनियर कैसे पढ़ाई करे। एवरीवन वाज सेइंग मैथ्स कर, मैथ्स पढ़, मैथ्स में फेल हो जाएगा, मैथ्स पढ़, मैथ्स में फेल हो जाएगा। दो वर्ड जुड़ गए, मैथ्स और फेल। डर लगने लग गया। जब जब मैथ्स ओपन किया लाइफ में, उस फेज में तारे जमीन पर, लिटरली वही सीन था। 15 मिनट में नींद आती थी। एंड देखते ही देखते एग्जाम्स आ गई। हर सब्जेक्ट बेस्ट हुआ था मैथ्स को छोड़कर। मैथ्स में करे तो क्या करे कुछ समझता ही नहीं था। एंड फिर एग्जाम आ गया, एग्जाम चला गया। एग्जाम जाने के बाद मुझे समझा कि मैथ्स में कुछ गड़बड़ हुआ है। हमारे वक्त चारों पेपर राइटिंग में हुआ करते थे, एक भी एमसीक्यू नहीं हुआ करता था। सीए फाउंडेशन ही नाम था, वो ओरिजिनल सीए फाउंडेशन ऐसा था। चारों पेपर राइटिंग, 400 में से 200 लाने होते थे। आई स्कोर्ड इन माय एग्जामिनेशन 228 मार्क्स, मैथ्स 34 मार्क्स, अकाउंट्स 96 मार्क्स आउट ऑफ 100, बट अल्टीमेट रिजल्ट वाज फेल। थैंक यू मैडम, यही मोटिवेशन चाहिए बस, कोई तो बोले प्राउड ऑफ यू। तो अल्टीमेट रिजल्ट वाज फेल। उस दिन वो याद आया जो पेरेंट्स बचपन से बोलते थे फेल मत होना, हो गए फेल। इतना पढ़ने के बाद में भी फेल हुए। तुरंत फिर बहुत रोए, बहुत रोया, बहुत रोया। पेरेंट्स को बोला मुझे सीए करना ही नहीं है, इतना मेहनत कर कर भी अगर ऐसा है तो मुझे सीए करना ही नहीं है। पेरेंट्स ने भी बोला कोई बात नहीं मत कर, घर का बिजनेस है, क्या प्रॉब्लम है, मत कर भाई, सीए नहीं करना है मत कर। इतना रो रहा है, 2 घंटे से रो रहा है, कोई बात नहीं मत कर। फिर पेरेंट्स इतने जल्दी मान गए तो अपने को वो भी नहीं डाइजेस्ट होता। और 1-2 घंटे बाद मैंने बोला मैं करेगा। पेरेंट्स बोले सोच ले भाई। अल्टीमेटली नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स 7 बजे पहला सब्जेक्ट लिया मैथ्स। अगले 8 दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ा। अब नींद नहीं आती थी, कोई तारे जमीन पर का सीन नहीं था। 8 डेज में मैथ्स को प्रॉपरली कवर करने के बाद लगा कि ये सब्जेक्ट इतना भी डरावना नहीं है कि हम फेल हो जाए। नो डाउट डरावना है, बट हम मैनेज कर सकते हैं आराम से, कि पास तो आराम से हो सकते हैं। बट कैन वी रिवर्स समथिंग इन लाइफ? इज देयर समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोल Z इन आवर लाइफ? अनडू नहीं ना, बस जो लिख दिया वो फेल, रिजल्ट हो गया वो हो गया। अब वो अनडू तो हो नहीं सकता। बट आई अंडरस्टूड दैट डे आई हैव टू बैलेंस ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड फिर स्टार्ट किया फिर से स्टडीज बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। ये भी देखते ही देखते दोस्तों, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड लॉ, एंड उसके साथ साथ मैथ्स, बैलेंस करते करते एग्जाम आ गया सामने। एग्जाम दिया और जो स्क्रीन पर लिखा था वो अचीव किया। ऑल इंडिया रैंक 11 है मेरा। इन द सेम एग्जामिनेशन इन विच आई गॉट फेल्ड। आप बोल सकते हो आप प्राउड ऑफ यू। All India first rank in economics subject. I was not board topper, India topper in economics. And with this I started my journey of inter. Inter में rank नहीं आया, first exam pass, और then final rank नहीं आया, pass. First attempt pass. Fail नहीं हुआ मगर उसके बाद। This was a brief introduction of mine. आपको क्यों बता रहा हूँ मैं ये introduction? Not that I am very great वगैरह, कुछ great नहीं है। I just wanted to show you I am normal person like you, average person like you, क्योंकि हमारे भी इसे रिजल्ट्स आते हैं। बट थोड़ी मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स क्या बन सकते हैं, I am showing you that.
Why I got failed in my CA foundation examination? Do you think कैलिबर नहीं था? था ना? एक रीजन था दोस्तों फेल होने का, फियर फैक्टर। और आई एम श्योर आप सबके दिल में रह सकता है ये। 10th के अंदर गंदा स्कोर का रीजन मैं नहीं पूछूंगा, आपको भी पता है ओवर कॉन्फिडेंस था। और मुझे नहीं लगता इधर कोई भी बैठा इंसान जिसको ओवर कॉन्फिडेंस है, अरे इंटर क्या मेरे बाएं हाथ का खेल है ना, ऐसा नहीं है ना। फाइनल तो मैं ऐसे ही घर बैठे निकाल लूंगा, सीए तो क्या मैं 10th से भी इजी है ऐसे ही पास कर दूंगा, है ना भाई, नहीं होता ऐसे। बट वो जो फर्स्ट चीज था फियर फैक्टर, जिसकी वजह से सीए फाउंडेशन फेल हो गया, शायद आपके दिल में रहेगा फियर फैक्टर। दोस्तों अगर फियर फैक्टर रहेगा तो रिजल्ट क्या आता है मैंने आपके सामने रख दिया मेरा कहानी। मेरे एक्सपीरियंसेस से सीखो और ऐसा फियर फैक्टर रखना मत। अगर मैं पास हो सकता हूं तो आप तो पक्के से हो जाओगे। अरे आई एम वेरी एवरेज, डोंट वरी, तो आप तो अबव एवरेज हो। मेरे स्कोर्स में से हर स्कोर आपसे ऊपर रहेगा, शायद आपसे नीचे रहेगा, शायद आपका स्कोर ऊपर रहेगा ना। आपके 12th के स्कोर, आपके 10th के स्कोर बहुत भारी रहेंगे। और अगर मेरे लेवल के है तो फिर तो आप पक्के सीए बनने वाले हो ना। दोस्तों यकीन मानिए, अपने कोर्स में कौन सा रैंकर कब फेल होगा और कौन सा फेल होना कब रैंक में आएगा ना, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सीए में बोलते कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं होता है, क्योंकि जूनियर कभी भी सीनियर बन जाएगा, सीनियर वहीं से जूनियर रहेगा, सामने वाला सीए बनकर निकल जाएगा, ये फाइनल भी अटका है। अल्टीमेटली इट्स योर एटीट्यूड, योर डिटर्मिनेशन, योर कंसिस्टेंसी, योर सिंसियरिटी विच मैटर्स अ लॉट। आई एम श्योर ये बातें आपने सुनी है, बट अल्टीमेटली इसको इंप्लीमेंट भी करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये प्रोजेक्टर को क्या हुआ? इधर स्क्रीन दिख रहा है वैसे आपको, थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा तो वरी मत करना, मैं बता रहा हूं वैसे लिखना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां कुछ लोग बहुत गड़बड़ में क्लास स्टार्ट करने के 2-3 कमेंट आ गए, सर पढ़ाओ सर, लेट्स स्टार्ट द क्लास सर नाउ। ओके, जब पढ़ाऊंगा ना रियल में, सर ब्रेक सर, है ना। आई होप ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ब्रेक कुछ नहीं रहेगा भाई। 2 घंटे में क्या ब्रेक दूंगा मैं आपको? एग्जैक्ट 4:30 आई लीव यू एंड 4:30 यू विल सी अ थर्ड पर्सन हियर। हाँ, तो वो जब अमित सर के साथ आप पढ़ोगे वो ब्रेक जैसे ही रहता है, लगता भी नहीं पढ़ रहे हो, हंसते खेलते सिलेबस आगे जाएगा आपका। चलिए अब इसके आगे ऑल ऑफ यू विल इंटरेक्ट विथ मी विथ रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके। और जो जो यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कुछ भी लिखना नहीं, कुछ भी लिखना नहीं है वैसे भी, क्योंकि जो हम अभी लिखेंगे वही आपका होमवर्क रहेगा, घर जाके आपको लिखना है। आपका फर्स्ट पेज नोट्स का ब्लैंक दिखेगा आपको, चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज जो है वो ब्लैंक है आपका, देख लो आप, बिल्कुल पेज नंबर 1 दिखा ब्लैंक। कौन भरेगा वो? आप भरोगे। क्या ये बुक कलर बुक है? बट आप जब भर रहे हो तब आप कलरफुल पेंसिल यूज कर सकते हो, पेन यूज कर सकते हो, जो यूज करना है कर लो, आप उसे कलर नोट्स बनाओगे। एवरीबॉडी चलो लेट्स स्टार्ट। Aman is saying we are not able to access the notes, you will be able to access the notes। स्टार्टिंग से अगर लेक्चर सुनता तो मैंने बोला है गूगल ड्राइव में भी नोट्स है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स है, ठीक है। अगर गलती से वी स्मार्ट के डिस्क्रिप्शन में नोट्स नहीं मिलेंगे तो आप विनोद रेड्डी चैनल पे जाइए, वहां पर नोट्स डाले हुए हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज व्हेन आई से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो एक पोस्ट, एक पोजीशन दिमाग में आती है फाइनेंस मैनेजर का। सब लोग हैं मेरे साथ? माइक चाहिए हमको। ओके, फाइनेंस मैनेजर, जिसको इन दिनों में थोड़ा एडवांस्ड रोल दिया गया है, जिसको CFO बोलते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। चीफ नहीं है वो, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इक्विवेलेंट टू CEO होता है। तो CFO या फाइनेंस मैनेजर, जब आप सुनते हो ये पोस्ट के बारे में, व्हाट डू यू फील? क्या रोल्स, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर आप एक कंपनी के CFO हो? तो थोड़ा सोचते, एक एग्जांपल लेते।
न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ चुका है, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट आ चुका है, मतलब ये लिस्टेड कंपनी है। आपको पूछा है भैया इस कंपनी के आप फाइनेंस मैनेजर सीएफओ हो, आपका क्या रोल या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा मुझे बताइए। एनीवन? यस, पास कीजिए भाई। आप एक फाइनेंस मैनेजर हो, सीएफओ, आपका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर जो न्यूली इंकॉर्पोरेटेड है तो फिर शेयर फंड आया होगा, शेयर कैपिटल, तो उसका मैनेजमेंट, फंड्स का मैनेजमेंट शेयर कैपिटल आया होगा नहीं, आप फाइनेंस मैनेजर हो, आप वहां से शुरुआत करो। तो फिर जो भी कंपनी में कुछ तो पैसा आया होगा स्टार्ट करने के लिए बिजनेस। हाँ, प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन आया, हाँ, जो बहुत ही कम था। हाँ, पर उस फंड को कहाँ एलोकेट करना बट है? और फंड्स ला सकते हो आप बिजनेस में। हाँ, ला सकते हैं ना बिजनेस में। यस। कंपनी जब फॉर्म होती है सबसे पहले उसको क्या जरूरत होती है? फंड्स की जरूरत होती है। तो आप क्या करोगे एज फाइनेंस मैनेजर? पैसा बिजनेस में लाने के लिए शेयर्स इशू करेंगे। शेयर इशू करोगे। हाँ। सिर्फ शेयर इशू करना है आपको? नहीं, या तो लोन ले सकते हैं। लोन ले सकते हैं। हाँ। या तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। यस। डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। यस। वो भी एक तरफ से लोन ही है। हाँ। राइट। पैसा बिजनेस में आया, इस चीज को क्या बोलते हैं मालूम है? पैसा बिजनेस में लाना, ये पहला रोल है मैडम आपका एज फाइनेंस मैनेजर। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। क्या बोलते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब व्हाट? ब्रिंगिंग मनी इन द बिजनेस। लिखना नहीं है आपको, लिखना नहीं, डोंट वरी, बहुत अच्छा सिखाऊंगा, आपके दिलो दिमाग में छाप जाएगा। आपको घर जाके विदाउट देखे लिखना है। नेक्स्ट डे यहां पर जब आओगे वापस से ये लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी डिस्कस करके पार्टिसिपेट करो ताकि सब्जेक्ट आपके अंदर जाना चाहिए, रग रग में एफए में, राइट, वो होना चाहिए आपके अंदर। बिजनेस में पैसा लाने के लिए चॉइसेस क्या है? सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। जैसे कि कौन से सिक्योरिटीज इशू करोगे आप? डेट सिक्योरिटीज या इक्विटी। डेट या इक्विटी। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग? कहां से, कौन से सोर्सेस से बिजनेस में फंड्स आ सकते हैं? ठीक है, इक्विटी शेयर हो गया। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डेट मार्केट हो गया, लोन्स हो गए, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ऑल ऑफ यू नो दिस। तो दीज आर कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक्सेट्रा लिख दे। ये सब तो आपको पता ही है, वैसे भी 11 से यही तो पढ़ रहे हो आप। ठीक है, क्या लगता है आपको, आप कहां से पैसा लाओगे? एक ही सोर्स से पूरा पैसा ला लोगे? नहीं, तो क्या करोगे आप? कॉम्बिनेशन बनाओगे। हाँ। क्यों? बट ताकि मतलब ज्यादा इक्विटी भी ज्यादा ना आ जाए, थोड़ा एक रेशियो मेंटेन। बट अच्छा है ना, एक ही सोर्स से पूरा पैसा आ गया, अपने लिए भी झंझट कम रहेगी। नहीं, बट इक्विटी में डिविडेंड होता है देना मुझे, और डेट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट लग जाता है। एक फिक्स रेट होता है और एक डिपेंड भी करता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स में जैसे डिपेंड करता है, प्रॉफिट्स हुए तो एप्रोप्रिएट हर सोर्स ऑफ फाइनेंस का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है क्या आपको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट एवरी सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे राइटली शी टोल्ड, व्हाट्स योर नेम? कशिश। इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस वालों को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा डिबेंचर्स पर, लोन्स पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा बट अलग रेट से हो सकता है, करेक्ट? तो एवरी सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रिगार्ड टू रीपेमेंट बोलो या यूसेज का कॉस्ट। कंपनी है, मैं कंपनी हूं, ये लोग इन्वेस्टर्स हैं, इनका रिटर्न है बट मेरे लिए क्या है? कॉस्ट है ना। हाँ। एग्जांपल लेते चलो, ये लोग कौन है? डेट होल्डर्स है। डेट होल्डर्स मतलब इन्होंने मुझे लोन दिया है, ये मेरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स है। अब आप बोलिए इनको मैं क्या पे करने वाला हूं? इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट आपका रिटर्न है? whatever you have invested in my company, you are getting return as interest, but for my company it is what? Cost of capital. Which capital? Debt capital. Everybody with me? Day 1 से मैं आपके साथ फाइनेंस की भाषा ही यूज करूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में फाइनेंस की भाषा ही लिखनी है। एंड डोंट वरी, 1 2 4 टर्म 10 टर्म 20 टर्म नए मिलेंगे,
एवरी डे यूज करेंगे वो पुराने टर्म्स हो जाएंगे, आपके दिलो दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच कैपिटल, डेट कैपिटल। आप लोग सामने जो मेरे बैठे हो करीबी लोग, आप लोग मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो। आपको मैंने क्या इशू किया है, इक्विटी शेयर्स। आपका पैसा मेरे पास आया, वो पैसा मैं यूज कर रहा हूं, क्या उस पैसे पर आपको कोई रिटर्न मिल रहा है? रिटर्न के फॉर्म में डिविडेंड। क्या मिल रहा है? डिविडेंड। डिविडेंड मिल रहा है, मिलेगा ना मैडम डिविडेंड? डिविडेंड आपको मिलेगा, आपका रिटर्न है डिविडेंड, बट मेरा क्या है वो कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ विच कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। एवरीवन। तीसरे वो लोग इनके बिल्कुल बगल में है, मेरे से थोड़े दूर है, ये लोग प्रेफरेंस वाले लोग हैं, प्रेफरेंस कैपिटल। इन्होंने कौन से शेयर्स खरीदे, प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स जिन्होंने खरीदे, इनके ऊपर भी इनको कुछ रिटर्न्स पे किया जा रहा है, जिसको हम बुलाते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या इसका रेट फिक्स होता है? क्या आपका रेट फिक्स होता है? क्या इनका रेट फिक्स होता है? यस, प्रेफरेंस का रेट फिक्स है, डेट का रेट फिक्स है, बट इक्विटी का रेट फिक्स नहीं है। देयरफॉर यू आर कॉल्ड एज रियल ओनर्स ऑफ कंपनी। इसीलिए आपको बोला जाता है रियल ओनर्स, और इसीलिए कंपनी के वोटिंग राइट्स भी आप ही को दिए गए, क्योंकि अल्टीमेटली सबको पे करने के बाद जो बचेगा वो आप लेने वाले हो। रेसिड्यूअरी इनकम बोलते ना, 11-12 से पढ़ रहे हो ये थ्योरी में, आप किधर फाइनेंस में यूज करोगे उसे। सच में सबको पे करने के बाद क्या बचता है और उसको आप किस तरीके से आपको मिलता है, ये आप फाइनेंस में सीखोगे। और इसीलिए आपको बोला जाता है रियल ओनर्स ऑफ कंपनी। इन्होंने भी हमको शेयर कैपिटल दिया, आपने भी शेयर कैपिटल दिया, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स रेट मांग रहे हैं। तो हमने बोला भैया फिक्स रेट मांगना ये तो गलत है, शेयर कैपिटल दे रहे हो मगर फिक्स रेट मांग रहे हो। तो इन्होंने बोला कौन सा हमको वोटिंग पावर से प्यार है, वोटिंग पावर इनको दे दो, हमको फिक्स रेट दो, हमको वोटिंग पावर्स नहीं चाहिए। समझे कुछ? सो गाइस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बहुत मैटर करता है। कशिश ना, आपने अभी बोला कि अलग अलग सोर्सेस सिलेक्ट करेंगे, पहला एक इंपॉर्टेंट चीज देखकर सिलेक्ट करेंगे, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन से सोर्स का कितना कॉस्ट है। हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए कशिश, अगर आप हमारे फाइनेंस मैनेजर हो तो? हाई चाहिए, लो चाहिए, या मीडियम चाहिए? आई वुड से, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अगर आप हमारे फाइनेंस मैनेजर हो, आप अलग अलग सोर्सेस से पैसा ला रहे हो, हाँ. आपका ऑब्जेक्टिव दिमाग में क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनको जो इंटरेस्ट पे करना है, उनको हाँ. जो डिविडेंड पे करना है, आपको जो डिविडेंड पे करना है, कैसा चाहिए? लो, हाई या मीडियम? लो ऑफ कोर्स। कुछ लोग बैलेंस्ड और मीडियम बोल रहे थे, क्यों भाई? ऑटो वाले का फेयर होता है 55 रुपीज, आप बोलते हो नहीं कम ले रहा है यार, तो 70 ले ले। ऐसा होता है कभी? नहीं। आपका कॉस्ट कभी भी आप क्या ट्राई करते हो, कम से कम होना चाहिए। एवरीबॉडी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए, कम चाहिए। डिबेंचर होल्डर से बोल रहे हैं 9% से पैसा देने को तैयार है, मैं बोलूंगा टू लो यार, ऐसा मत करो, 11% तो ले लो। ऐसा होगा? 9 है तो मैं बोलूंगा 8.5 निगोशिएट करूंगा मैं। मेरे बैंकर्स रहेंगे ये लोग, इनको बोलूंगा इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो। अगर कोटक बैंक है तो मैं एक्सिस बैंक को निगोशिएट करूंगा, दोनों के बीच में मुझे जो बेस्ट रेट देगा उसके साथ जाऊंगा आगे। ऐसे ही तो बिजनेस चलता है भाई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कैसा चाहिए, लो चाहिए। वेरी गुड। तो ये लीस्ट चाहिए, लो चाहिए। और क्या करोगे आप? एक हो गया कॉस्ट, और दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, पीछे पास करो, बोलो कोई बात नहीं सर। होल्डिंग्स भी, होल्डिंग ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी का होल्डिंग रहता है ना। अभी वीसी के पास गए तो होल्डिंग देख के उनसे पैसा ले सकते। तो वो तो शेयर ही हो गया ना। आप होल्डिंग दे रहे हो मतलब स्टेक दे रहे हो, कंपनी का शेयर दे रहे हो। फ्यूचर में कन्वर्ट होगा ना वो। हाँ फ्यूचर में, मगर इक्विटी शेयर ही है फ्यूचर का वो, है ना। और कुछ आप क्या देखते हो? यस, बजटरी प्लानिंग करोगे आप। डोंट यू थिंक आप रिस्क देखोगे? कॉस्ट तो देख लिया, बट एट द सेम टाइम आप क्या देखोगे, रिस्क। यस और नो? रिस्क क्या होता है सर? एक बार पैसा ले लिया तो पीरियोडिक फिक्स्ड रिटर्न देने का रिस्क,
एंड एट द सेम टाइम एंड ऑफ द पीरियड रीपेमेंट का रिस्क. रिस्क इज नथिंग बट कमिटमेंट गाइज. और कमिटमेंट हमारे लिए रिस्क है कि नहीं है? तो मुझे बताइए आपके मुताबिक कौन से कैपिटल के साथ रिस्क सबसे ज्यादा आएगा? प्रेफरेंस, इक्विटी या डेट? रिस्क मैंने दो टाइप की बोली आपको, फिर से सुन लो. पहला बोलिए, पीरियोडिक रिटर्न्स देने का रिस्क, और दूसरा रीपेमेंट का रिस्क. आप बताइए. डेट ऑफ कोर्स, इनका रिस्क सबसे ज्यादा है. क्यों सर? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं. इररेस्पेक्टिव ऑफ माय फाइनेंशियल पोजीशन, इनका पैसा इनको वापस भी देना पड़ता है. तो सबसे रिस्की हो गया ना मेरे लिए. तो कल जाके मेरा बिजनेस नहीं चला, प्रॉफिट्स कम है, ये लोग बोलेंगे आई डोंट केयर, यू कमिटेड अस 9%, पे अस 9%. मेरा बिजनेस तूफान चल रहा है, 25% प्रॉफिट कमा रहा हूं, 30% कमा रहा हूं, ये लोग बोलेंगे आई डोंट केयर, हमको 9% कमिट किया, 9% दो, ऊपर का तुम रख लो. माइनस में गया तुम्हारा है, प्लस में गया तुम्हारा है, हमको फिक्स रेट दो, खत्म. अगर इनका रिडम्पशन 5 सालों बाद ड्यू है तो ये लोग बोलेंगे 5 इयर्स बाद हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे दो. मैं बोलूंगा उस वक्त यार लिक्विडिटी प्रॉब्लम है. ये लोग बोलेंगे ठीक है, आपका एसेट बेच देते. जिस एसेट के अगेंस्ट वो डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर इश्यू हुए थे, वो एसेट बेचकर इनका पैसा वापस लेते ये लोग. इतने डेंजर है. तो इनका रिस्क क्या हो गया? सबसे हाई. इक्विटी वाले लोग तो सबसे लीस्ट रिस्की है. क्यों सर? नंबर 1 क्या था? पीरियोडिक रिटर्न्स. मांग रहे ये लोग, अरे बेचा रहे, बोल रहे प्रॉफिट हुआ क्या, ठीक है दे दो, नहीं हुआ क्या, कोई बात नहीं. अच्छा रीपेमेंट है क्या इनका? आपने फाउंडेशन में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा, रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ा क्या? वो इंटर में आने वाला है क्या? अरे वो होता ही नहीं है. रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर नाम की कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इनका पैसा इनको वापस नहीं दिया जाता. ओनली इन 2 एक्सेप्शनल सिचुएशंस you pay their money back. Number 1 is buyback and number 2 is winding up of company. Very good. 2 ही सिचुएशंस ऐसे जिनमें इनका पैसा इनको वापस दिया जाएगा. नंबर 1 buyback, नंबर 2 winding up of company. Are you जेपिंग मतलब समझ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ रहे अच्छे से? वेरी गुड. तो नो डाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा जाएगा, रिस्क देखा जाएगा, और सब कुछ देखकर फिर हमारी कंपनी में हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ फंड सिलेक्ट करेंगे. किसके पास माइक है? ओके. कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स का एक नाम है दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स का एक नाम है जिसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. क्या बोलते बोलो? कैपिटल स्ट्रक्चर. तो हम हमारी कंपनी का क्या डिसाइड करते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट गाइस? मिक्स ऑब्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. क्या लिखा है? मिक्स ऑब्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. क्या होता है सर ये? 100 करोड़ रुपया चाहिए हमको, कहां से आएगा? ये तीनों सोर्स मेनली. ठीक है. क्या ऐसा रूल है कि पूरा एक जगह से आना जरूरी है? नहीं. इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है. 100 करोड़ में से 40 करोड़ मैंने इक्विटी से लाया, 40 करोड़ मैंने डेट से लाया, एंड रिमेनिंग 20 करोड़ मैंने इन लोगों से लाया. प्रेफरेंस वाले लोग ध्यान दो, 20 करोड़ दे रहे आप, इधर ध्यान दो, बाजू वाले पे ध्यान मत दो. 20 करोड़. नाउ व्हाट इज दिस 40-40-20? यू नो, 4:4:2 या 2:2:1? मैथ्स के दुश्मनों, समझा क्या? 4:4:2 इज नथिंग बट 2:2:1. तो ये बन गया मेरा मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स, जिसको टेक्निकली मैं क्या बुलाऊंगा? कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाऊंगा. एवरीवन, कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी मैं डिसाइड करता हूं, मेरा टारगेट क्या होता है? मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए? लीस्ट. मेरा रिस्क कैसा चाहिए?
वो भी लीस्ट चाहिए क्या? डू यू वॉन्ट योर रिस्क ऑल्सो टू बी मिनिमम? तो फिर दुनिया का नियम पता है आपको, हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न्स, तो आपके रिटर्न्स भी लो हो जाएंगे। फिर आपको रिस्क कैसा चाहिए? बैलेंस्ड। रिस्क कैसे लेना चाहिए? अपन ने बैलेंस्ड लेना चाहिए। बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ योर कंपनी। धीरे धीरे आगे जाएंगे, सिलेबस में समझ जाएगा बैलेंस अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी मतलब क्या। एक सिंपल एग्जांपल में बोलना है तो जितना रिलायंस रिस्क ले सकता है उतना प्रशांत साडा ले सकता है क्या? उससे बहुत ज्यादा। रिलायंस है भाई, रिलायंस रिस्क जो ले सकता है उससे काफी कम हम लोग लेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क एपिटाइट रिलायंस के सामने बहुत ही नेग्लिजिबल है। क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, एक आधा बिजनेस में अगर उनको करोड़ों का नुकसान हो जाए, एक आध उन्होंने तो वो क्या करने वाले, राइट ऑफ कर देंगे, बोलेंगे अच्छा ठीक है उधर लॉस हो गया, दूसरे बिजनेस के अगेन सेट ऑफ हो गया, हमारा टैक्स तो बचा एटलीस्ट। हमारा लॉस हुआ तो हम लोग बोलेंगे लॉस तो वही है, घर के पैसे चले गए, टैक्स का तो सवाल ही नहीं आता। सेट ऑफ कब होगा? जब वो और कुछ कमाएंगे। चलो अभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सिंपल है। रिस्क एपिटाइट हमारा बहुत कम है, रिस्क एपिटाइट रिलायंस का बहुत ज्यादा है। इन शॉर्ट हर कंपनी अपना रिस्क अपने साइज ऑफ कंपनी को देख कर लेता है। जितना बड़ा कंपनी उतना रिस्क एपिटाइट भी ज्यादा। सिंपल एग्जांपल यार, जियो लॉन्च हुआ था, याद है आपको? क्या किया जियो ने? फ्री 3 महीना फ्री दिया, 3 महीना। और फिर बाद में पता चला कि लोग अभी तक एडिक्ट नहीं हुए, तो बोले और 3 महीना ले लो। क्या फ्री था? पर डे 1 GB फ्री था, पूरा अनलिमिटेड कॉलिंग इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री था। उस जमाने में जहां पर आइडिया एंड एयरटेल कितना चार्ज करते थे? पूरे मंथ का 300 रुपीज चार्ज करते थे फॉर 1 GB। फॉर 1 या 1.5 GB के लिए उन्होंने पूरे मंथ के लिए, मतलब पूरे मंथ में कितना जीबी मिल रहा है? सिर्फ 1.5 GB मिल रहा है। पूरा महीना निकालना है, अपना तो पूरा दिन निकलता नहीं मुश्किल से अभी तो रिलायंस ने ये किया। बट रिलायंस को ये इतना इंटरनेट देने में पैसा लगा क्या? लॉसेस हुए क्या? यस, उसने उठाया लॉस। उसका सिंपल स्ट्रेटेजी है, जिस बिजनेस में वो एंटर करता है उस बिजनेस में पहले वो सामने वाले कॉम्पिटिटर को सुला देता है, फिर जागता है। कितना लॉस झेलने की ताकत रखते हो आइडिया, एयरटेल, और एक था ना कोई टाटा डोकोमो, ऐसे 2-3, यूनिकॉर्न नाम का भी एक कुछ था, सब डब्बा बंद। आइडिया वोडाफोन दोनों मर्ज कर मुश्किल से वेंटिलेटर पे जिंदा है। एयरटेल है थोड़ा बहुत डायनेमिकली खेल रहा है और पूरे मार्केट पे राज कर रहा है जियो। बट ये सब जियो को पॉसिबल था करने के लिए क्योंकि उसके पास रिस्क एपिटाइट था, ताकत थी रिस्क लेने की। आप बोलना मत मोदी पीछे थे बोल के, नो डाउट वो भी था एक एलिमेंट, बट आई एम टेलिंग यू, हाँ, नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। नहीं मोदी जी, मैंने कुछ नहीं बोला। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली मिक्स और कॉम्पोजिशन ऑफ कौन से फंड्स होते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स कैसे डिसाइड होता है? मेनली 2 एलिमेंट्स को देखकर अभी के लिए, तीसरा एलिमेंट बाद में आएगा। पहले 2 एलिमेंट कौन से 2? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क। कॉस्ट कैसा चाहिए? लीस्ट कॉस्ट। रिस्क कैसे चाहिए? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट? साइज ऑफ कंपनी। अगर आप सच में रिस्क बैलेंस लेते हो और कॉस्ट मिनिमम रखते हो तो ऐसे टाइम पर इस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं लिवरेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस कैपिटल स्ट्रक्चर कॉल्ड? लिवरेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर। लिवरेज क्या होता है? एडवांटेज। लिवरेज का मतलब क्या है बोलो? एडवांटेज को फाइनेंस में क्या बुलाते हैं? लिवरेज। एवरीवन, क्या क्या बात की हमने? पैसा बिजनेस में आ चुका है। पहला चीज क्या देखा आपने? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, क्या क्या ऑप्शन है। दूसरा क्या देखा? कॉस्ट। तीसरा रिस्क, जो लिखा नहीं है इधर। कॉस्ट कैसा चाहिए? लीस्ट कॉस्ट। रिस्क कैसा चाहिए? बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी। और अगर ये हो रहा है तो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स को हम क्या बुलाते? कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाते। क्या बुलाते? कैपिटल स्ट्रक्चर। नाम से समझ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। 2:2:1। ये क्या बन गया? मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ विच फंड्स?
लॉन्ग टर्म फंड्स, क्योंकि ये डेट वाले लोग हो, ये इक्विटी वाले हो या प्रेफरेंस वाले हो, ये लोगों ने मेरे कंपनी को कौन सा पैसा दिया है? लॉन्ग टर्म पैसा दिया है। इन लॉन्ग टर्म पैसों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बुलाएंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाएंगे। और ये कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर रिस्क और कॉस्ट बराबर चल रहा है, कॉस्ट मिनिमम रिस्क बैलेंस, तो क्या बुलाएंगे उसको? एडवांटेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या बुलाते? लेवरेज। लेवरेज मतलब एडवांटेज। थोड़ा सा समझ रहे हैं? आई होप पहला दिन है, एकदम पूरे एकदम एक ना एक वर्ड समझेगा नहीं, बट समझ रहा है, मीनिंग समझा? व्हाट इज लेवरेज? एडवांटेज। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स। विच फंड्स? लॉन्ग टर्म फंड्स इन द बिजनेस। ठीक है, नाउ पैसा बिजनेस में आ गया। माइक ले लो। क्या लगता है आपका रोल खत्म हो गया कशिश? अभी तो शुरू है, मेन है ना? हेलो, हाँ अभी फंड्स आ गए, अभी उसको एलोकेट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो परचेज, सेल्स, HR, हर जगह फंड्स एलोकेट होंगे। फिर कहाँ कितना फंड्स एलोकेट करना, फंड्स को इन्वेस्ट करना, राइट? इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्या बुलाते बोलो? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सो यहां पर आएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्या टारगेट रहता है यूटिलाइजेशन के वक्त दिमाग में? रिटर्न्स कैसे चाहिए? रिटर्न्स कैसे चाहिए? हाई रिटर्न्स चाहिए ऑफ कोर्स। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो आप क्या देखते हो? मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर कौन सा है? ऑब्वियसली उसके साथ रिस्क भी कैलकुलेट करते हो, बट रिस्क के साथ साथ रिटर्न्स देखे जाएंगे, और रिटर्न्स कभी भी हाई चाहिए एवरीवन। सो रिटर्न्स शुड ऑलवेज बी डैश प्रेफर्ड, हाई प्रेफर्ड। एंड यहां पर आ जाता है यूटिलाइजेशन के ब्रैकेट में मैक्सिमम रिटर्न्स, ये टारगेट है आपका। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैंने हाईलाइट किया, लीस्ट कॉस्ट। वहां पर रिटर्न्स को हाईलाइट किया, क्या लिखा है? मैक्सिमम रिटर्न्स। कैन वी से कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना कम और रिटर्न्स जितने ज्यादा, उतना कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा, उतना कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने कितना पैसा लिया मार्केट से? 1 करोड़, 100 करोड़ ना, 100 करोड़। 100 करोड़ मैंने क्या करना है? बिजनेस में लगाना है, और टारगेट क्या रखना है? मैक्सिमम रिटर्न्स मिलने चाहिए। जितना कॉस्ट ऑफ 100 करोड़ कम रहेगा और उसको इन्वेस्ट कर कर रिटर्न्स ज्यादा रहेंगे, उतना मेरा डिफरेंस पॉजिटिवली ज्यादा रहेगा, मेरा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा ना। सपोज 100 करोड़ आया, इन्वेस्टमेंट किया 14% से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ 9-10% है। अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। बट अगर 18% होता तो और भी अच्छा होता, 22% होता तो रिटर्न्स और भी अच्छा होता। इसका मतलब कैन वी से ये गैप जितना बड़ा है उतना कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। जेपा क्या? सबको समझा क्या? उधर लास्ट बेंच, हेड डाउन मत करो यार, ब्लैक टी शर्ट क्या है वो? जागो मोहन भाई, देखते देखते दिन निकल जाएंगे। कितने दिन का क्लास है? 70 दिन, उसमें से 1 दिन वेस्ट कर रहे आप। 70 मिनट जैसे हो गए। ध्यान दो, आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है हमारे लाइफ में, वो है ग्रुप 2 CA इंटर। यूटिलाइजेशन शुड गिव यू मैक्सिमम रिटर्न्स। यूटिलाइजेशन 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं। कौन से? यूटिलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 होते हैं। कौन से 2? एक जो बिजनेस में यूज होगा और एक जो इन्वेस्टमेंट होगा। एक जो बिजनेस में यूज होगा मतलब डे टू डे बिजनेस में यूज होगा। अगर मैंने जो वर्किंग कैपिटल, हाँ वर्किंग के लिए यूज होगा। हाँ। क्या बोलते हैं वर्किंग के लिए यूज होने वाले कैपिटल को? वर्किंग कैपिटल। नाम से ही समझ रहे हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म होता है कि शॉर्ट टर्म होता है? शॉर्ट टर्म होता है। तो दूसरा क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म रहेगा। चलो बैलेंस शीट की भाषा में समझाता हूं, अकाउंट्स की भाषा में समझाता हूं, ध्यान दो। मेरे क्लास में अगर आप गलती से भी मोबाइल ऊपर रख रहे हो और आप देख रहे हो ना मोबाइल में, तो मेरे क्लास का रूल है वो मेरा गिफ्ट रहेगा, नहीं मिलता वापस आपको, सीधा सबमिट हो जाता PS एकेडमी में। हमारे पास बहुत पैसे भी फोन कम गिरते हमको। आपका आईफोन रहेगा बेस्ट है, बाहर निकालो। जितना भारी का फोन उतना मेरी खुशी ज्यादा रहेगी।
और यकीन मानिए आपका फोन ले लिया जाएगा। फिर आपका फोन मेरे क्लास में आपके डेस्क के ऊपर नहीं चाहिए। सर मैं देख नहीं रहा था, सामने रखा था, नहीं, जरूरत नहीं है आपको। बेटर रहेगा आप आपके बैग में रखो, या तो बहुत ही प्यारा रहेगा तो जेब में रखो, बट डेस्क के ऊपर मत रखो, ठीक है। ध्यान दो, आपके बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, दो टाइप में इन्वेस्ट हो रहा है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। बैलेंस शीट की भाषा में अगर समझाऊं तो थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचिए, ये दो साइड क्या हमारी बैलेंस शीट के दो साइड है? क्या ये दो साइड्स हमारी बैलेंस शीट के दो साइड्स है? बोलो राधा। ये जो प्रोक्योरमेंट साइड है ये कौन सा साइड है? एग्जैक्टली कौन सा साइड है? लायबिलिटी साइड है। एवरीवन, एवरीबॉडी, हाँ ना, उधर से वो अभी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिनेशन पावर वर्क करेगा अभी आपका। स्क्रीन बंद है। बोलिए, दो साइड आपके बैलेंस शीट के, एक लायबिलिटी एक एसेट। यहां पर जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है वो क्या है? लायबिलिटी साइड है, क्योंकि जहां से कहीं से भी पैसा आ रहा है, फंड्स आ रहा है, वो कहां लिखा जाता है? लायबिलिटी साइड। और यूटिलाइजेशन कौन सा साइड है? एसेट साइड है। एसेट साइड में क्या आपको दो पार्ट दिखते हैं बैलेंस शीट के? कौन से दो पार्ट्स होते हैं? ऊपर होता है नॉन करंट, जिसको आप फिक्स्ड एसेट्स बोलते हो, और नीचे होता है करंट, जो होता है आपका डे टू डे। एग्जैक्टली यहां पर भी वैसे ही है। आपके इन्वेस्टमेंट, आपका यूटिलाइजेशन कितने टाइप का है? दो टाइप का है। पहला लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। तो यूटिलाइजेशन में हम दो पार्ट्स करेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ऑनलाइन में भी वो बोल रहे वॉइस थोड़ी लो है बोलकर, एक बार चेक कर लोगे आप? शॉर्ट टर्म वाला जो कैपिटल होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं? वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? डे टू डे वर्किंग के लिए जो कैपिटल ब्लॉक हुआ है या इन्वेस्ट हुआ है, उसे हम बुलाएंगे वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर फाइनेंस मैनेजर को क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज WC? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटी में करना पड़ता है। हर साल प्रॉफिट कमाया जाता है। डे टू डे एक्टिविटीज में हर साल कंपनी क्या कर रही है? प्रॉफिट कमा रही है। क्या ये प्रॉफिट पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? सपोज इनको देना पड़ा है, इंटरेस्ट दे देंगे। ऑफ कोर्स इन्होंने चॉइस थोड़ा ना दिया आपको, उनको डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस वाला दे दोगे? यस। और इनको देने के बाद सबको, गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स भी दे दिया है। अब जो बचा किसका पैसा है? आपका पैसा है, इक्विटी वालों का। क्या लगता है इक्विटी वाले लोग जितना बचा पूरा दे दो आपको? क्या करना पड़ेगा फिर? रिजर्व्स के लिए कुछ रखना पड़ेगा। माइक पास करो। रिजर्वेशन, रिजर्व के लिए कुछ पैसा आपको, आपका, हाँ। पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड के तौर पे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर? थोड़ा थोड़ा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल्स देखने के लिए थोड़ा थोड़ा अलग करके रिजर्व्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर के नीड के लिए लगेगा। और बचा हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। हाँ। इसका मतलब कुछ पार्ट ऑफ योर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज कॉस्ट, एज डिविडेंड टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, बट रिमेनिंग कुछ पार्ट इज केप्ट विद द कंपनी एज रिजर्व्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ पार्ट रिजर्व्स के तौर पे रखा जा रहा है फ्यूचर के लिए, ग्रोथ एक्सपांशन के लिए। मे भी एक नया ऑफिस खोलना है, नया फैक्ट्री खोलना है, नया मशीन लेना है, कुछ गोल्स जो तुमने क्या बोले, एसेट्स के लिए, फिक्स एसेट्स के लिए। और जो बचा पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज डिविडेंड। इस फैसले को हम बुलाते हैं डिविडेंड डिसीजंस। वो कौन लेते हैं? फाइनेंस मैनेजर। कौन लेगा वो? फाइनेंस मैनेजर लेगा। कंपनी का फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है? इसका मतलब ये भी डिसाइड कर रहा है कि डे टू डे वर्किंग में जो पैसा में हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट में से कितना पैसा डिविडेंड के तौर पे बांटना है और कितना पैसा रिटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। एवरीवन,
क्या पूरा पैसा रिटेन किया जा सकता है? क्या पूरा पैसा रिटेन किया जा सकता है? यस और नो? 100% यस। कितनी सारी कंपनीज है जो डिविडेंड देती नहीं है, फिर भी पब्लिक उसका शेयर खरीदती है। यस, बहुत से कंपनीज है। एप्पल बहुत कम डिविडेंड देता है, माइक्रोसॉफ्ट, इतने ग्रोइंग कंपनीज है बट डिविडेंड उनके बहुत ही कम होते हैं। फिर सर पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करता है? सर फिर पब्लिक इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। उनको मालूम है कि एक शेयर माइक्रोसॉफ्ट का आज जितने का है, एक साल बाद उससे कई गुना ज्यादा, मतलब ज्यादा रहेगा। जितना अभी ले रहे हो उससे ज्यादा रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है, ये कंपनीज को हाई ग्रोथ कंपनीज बोलते हैं। हाई ग्रोथ वाली कंपनीज का केस क्या होता है? ये लोग डिविडेंड देते ही नहीं है। मालूम है आपके हाथ में देंगे तो आप कितने रेट से ग्रो करोगे? 10-12। अरे इनका रिटर्न कितना है? 25-30% रिटर्न है। तो आपका ही पैसा आपके हाथ में चला गया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। हाउ मच विल यू अर्न रिटर्न ऑन इट? 10-12%, 15%? If that funds are not given to you as dividend but kept with Microsoft itself, Microsoft is every year growing by 25%. Your money will also grow by 25%. What do you want? Your money to be grown by 25 or 10-12? 25. आप खुद बोलोगे डिविडेंड मत दो, क्योंकि आपको मालूम है आपका एक शेयर अगर आज 1000 का है तो एक साल बाद उसका शेयर का भाव कम से कम 1250-1300 होगा। Because their growth rate is so fast, because their business is expanding so fast. समझे कि नहीं? So ultimately शॉर्ट टर्म में मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो करना ही है फाइनेंस मैनेजर को, बट फाइनेंस मैनेजर को एक और रोल निभाना है। हर साल जितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसमें से सबको देने के बाद जो बचा उसमें से डिविडेंड कितना देना है और कितना प्रॉफिट रिटेन करना है। इसको हम बुलाते हैं डिविडेंड डिसीजंस। एवरीवन अंडरस्टूड? व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म? इसको हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फाइनेंस में इसको बहुत ही फैंसी नाम है, कैपेक्स। कैपेक्स बोलते हैं। कैपेक्स इज नथिंग बट एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कहीं पर अगर कोई बोलेगा ना आपको व्हाट इज योर कंपनीज कैपेक्स, डरना मत, वो आपको बस पूछ रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। उनका स्टाइल सिर्फ ऐसा होता है थोड़ा। सो व्हाट इज योर कैपेक्स? हाँ, तो कैपेक्स इज नथिंग बट कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, क्या लगता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट होता है, क्या एक फाइनेंस मैनेजर ने बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए या ऐसे ही कर देना चाहिए? सोच समझ के करना चाहिए, बराबर ना? सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डे टू डे वर्किंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? यस, माइक पास करो पीछे। लॉन्ग टर्म को हम बुला रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पर हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंस। बोलिए सर। एज वो मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, तो जो इन्वेस्टमेंट अपन कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट जो अपन अर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। और उस टाइम जो ऑब्लिगेशन रहेगा, सपोज कोई मशीनरी परचेज करनी है तो उसकी उस टाइम जो कॉस्ट रहेगी वो बीटअप होनी चाहिए। तो उस हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग से किया तो बेटर है। इन्वेस्ट करना। आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, व्हाट्स योर नेम? कलश। आज इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न्स कब आ रहे? फ्यूचर में आ रहे। कितने सालों में आएंगे? 1 साल, 2, 4, 5, 10, बराबर ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर की लाइफ होती है ना। भाई कोई मशीन ले लिया तुमने तो क्या 1 साल में छोड़ दोगे, फेंक दोगे, राइट ऑफ कर दोगे? एटलीस्ट लाइफ इज ऑफ 7 years, तो 7 years उसके रिटर्न्स आएंगे। तो व्हाट ही इज सेइंग कि जो रिटर्न्स फ्यूचर में आएंगे वो इन्फ्लेशन से ज्यादा तो होने चाहिए ना एवरीवन। तो कहने से ये जो भी फैसले तुम ले रहे हो इसका इंप्लीकेशन लॉन्ग टर्म होने वाला है एवरीवन। फैसला लिया जा रहा है आज, मे बी रिटर्न्स या झेलना पड़ेगा अगले 7 साल। सही हुआ तो रिटर्न्स, गलत हुआ तो झेलना पड़ेगा। तो आज का फैसला इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? किस रीजन की वजह से? लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस की वजह से। जो भी फैसला तुम ले रहे हो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
Second, any other reason? Why do you feel that capital expenditures are important? Anyone, any idea? बोलो, है दिमाग में कुछ? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंपॉर्टेंट है. बैठ जाओ, बैठ. Very good, very good. They are not reversible, I will say. They are not reversible. Means what? Once you took a decision of buying a machine, after few months, can you say कि ये नहीं चाहिए? अगर आप ऐसा मशीन को बाय करके वापस बोल दो कि बेच दो, इसको नहीं चाहिए, can we reverse this decision of buying the machine, buying a plant? No, why not? Huge losses होंगे आपको. तो ये फैसलों को क्या बुलाते हैं हम लोग? इरिवर्सिबल बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? इरिवर्सिबल इन नेचर. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेकंड पॉइंट, इरिवर्सिबल नेचर. यस, पहले तुमने बताया था, हमने कमेंट में नहीं पढ़े, अभी जस्ट ध्यान गया आपका कमेंट को. ठीक है. फर्स्ट रीजन इज long term implications, second reason is irreversible, third reason, three main reasons. There are n number of reasons but तीन important reason है. कभी आपने एनालाइज किया बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, कहां पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है? अधिकतर बिजनेसेस में फिक्स्ड एसेट्स में. करेक्ट है. रीजन बहुत सिंपल है, यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो रहे, बड़े बड़े अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं. मशीनरी है, ये है, वो है, सब प्लांट सब ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है. तो अगर आपके आज के फैसलों की वजह से कंपनी का ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इतना बड़ा कैश आउटफ्लो जाने वाला है, तो डेफिनेटली आपने क्या करना चाहिए? सोच समझ कर ये फैसला लेना चाहिए. तो हम क्या बोलेंगे यहां पर थर्ड रीजन को? ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल आप के शादी के फैसले जैसे होते. देख लो आप, पहला रीजन क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन. शादी का एक फैसला तुम आज लोगे, आने वाले पूरी जिंदगी या तो आबाद नहीं तो बर्बाद होगा ना. शादी का एक फैसला करेक्ट ले लिया, आबाद. एक फैसला गलत ले लिया, आने वाले कई साल आपके बर्बाद. लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस. समझा? सेकेंड रीजन क्या लिखा है? इरिवर्सिबल इन नेचर. इंडिया में तो 7 जन्मों की शादी होती है भाई, फिर इरिवर्सिबल इन नेचर हो गया ना. एंड तीसरा फैसला, तीसरा पॉइंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट. इंडिया की शादियों का खर्चा पता है आपको? बिग फैट वेडिंग बोलकर एक प्रोग्राम आता है प्रॉपर, क्योंकि इंडिया में शादियों पे इतना खर्च होता है. शादी के बाद फकट हो गए तो भी चलेगा, शादी में खर्चा अच्छा होना चाहिए, है ना? वैसा इंडिया में कॉन्सेप्ट है भाई. इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है? जितना कमाया शादी में खर्च करो. तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व. अगर शादी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्या वो मतलब सच में अगर वो फैसला इरिवर्सिबल है और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है, तो क्या शादी का फैसला इंपॉर्टेंट नहीं है? उसके लिए तो सीए कर रहे सर. तो अगर इतना इंपॉर्टेंट फैसला शादी का है, तो वैसी सेम इंपॉर्टेंट फैसला आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी है. रीजंस भी पूरे वही है. समझे? 3 रीजंस बोलो क्या क्या थे? लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस, इरिवर्सिबल नेचर, ह्यूज इन्वेस्टमेंट. याद क्या रखा रे तुमने? शादी याद रखा क्या? ऐसे धाड़ आंसर दे रहे हो एकदम विदाउट देखे. गुड. तो आपके पैसे जो है 2 टाइप में इन्वेस्ट हुए, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म. जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजंस. तो इसीलिए हर पर्सन ने क्या करना चाहिए? हर फाइनेंस मैनेजर ने क्या करना चाहिए? सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. उस सोच समझ के लेने वाले फैसले के लिए आपके पास फाइनेंस में एक टूल है जिसको हम बुलाते हैं कैपिटल बजटिंग. क्या बुलाते हैं? कैपिटल बजटिंग. ये टूल को यूज किया जाता है टू इवैल्यूएट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड इवैल्यूएट द कैपिटल एक्सपेंडिचर? मतलब 2 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी. कौन सा खरीदना चाहिए
आप कैपिटल बजटिंग के थ्रू डिसाइड करते हो। मशीन ए ऑलरेडी है, बेचकर नया मशीन बी लेना चाहिए क्या, कैसे डिसाइड करोगे? कैपिटल बजटिंग के थ्रू डिसाइड करोगे। मतलब इन शॉर्ट फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड जो भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, आप किसकी मदद से करोगे? कैपिटल बजटिंग की मदद से करोगे। अंडरस्टूड? नाउ इन्वेस्टमेंट हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया। इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिटर्न्स थे मैक्सिमम, टारगेट क्या था? मैक्सिमम रिटर्न्स। और यूटिलाइजेशन प्रोक्योरमेंट के वक्त आपका टारगेट क्या था? कॉस्ट होना चाहिए मिनिमम, लीस्ट कॉस्ट। ये एवरी ईयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए हमारे पास थर्ड फंक्शन, द लास्ट फंक्शन आता है, और वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं इसे? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कंपनी का परफॉर्मेंस हर साल फाइनेंस मैनेजर चेक करता है। हर साल बोलने से अच्छा, हर पीरियोडिक टाइम के बाद। जितना कंपनी का साइज बढ़ा उतना उसका पीरियोडिसिटी कम। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरा प्रोप्राइटरशिप है, मेरा बिजनेस कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, तो मेरा ईयरली परफॉर्मेंस भी मेरे लिए बहुत हो गया। बट किसी का टर्नओवर 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, और तुम बोल रहे हो ठीक है ईयर एंड पे देखते तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है। ईयर एंड तक तो उनका इधर का उधर पूरा हिल जाएगा, पूरा सिस्टम। उसको तुमने क्या करना चाहिए? एटलीस्ट क्वार्टरली उसका ऑडिट होना चाहिए। इसलिए तो बड़े बड़े कंपनीज का क्वार्टरली ऑडिट होता है। उसका पीरियोडिक इंटरनल कंट्रोल के लिए इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम पूरा हिल जाएगा भैया। पैसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली आपने पीरियोडिसिटी छोटी रखनी चाहिए। तो ऐसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना चाहिए। फाइनेंस मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए उसके पास क्या है? फॉर नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, फाइनेंस मैनेजर विल यूज, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, रेशियो एनालिसिस। सुना है क्या? ये रेशियो एनालिसिस यूज करेगा वो। रेशियो एनालिसिस यूज करेगा और कंपनी का परफॉर्मेंस देखेगा वो, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फाइनेंस मैनेजर के फंक्शंस है, फाइनेंस मैनेजर के फंक्शंस है। और ये पिछले 40 मिनट से जो हम बातें कर रहे हैं, ये हमारा सीए इंटर एफएम का सिलेबस है। ये हमारे चैप्टर्स है सीए इंटर के, जो भी हमने पढ़े देखे, ये सब आप जिन जिन लोगों के पास बुक है ओपन कर सकते हो। आप बुक का इंडेक्स ओपन कर सकते हो। अगर आप इंडेक्स पेज ओपन करोगे तो आपको समझेगा। मिला क्या ये बुक सबको? मेन बुक मिला? आपको रोज कौन सी बुक लाना है? सिर्फ ये बुक लाना है। रोज जो लानी है सिर्फ एक बुक लानी है, ये वाली, ठीक है। और ये एक बुक के अंदर आपको जो मेन इंडेक्स है वो इंडेक्स ओपन कीजिए। अगर आप इंडेक्स ओपन करोगे तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका मेन, ये जो मैंने एफएम का हेडिंग लिखा है यही है। इसके अंदर ये जो भी थ्योरी पार्ट पढ़ा अपन ने, ये सब थ्योरी पार्ट आपके इस चैप्टर में कवर्ड है। सेकेंड चैप्टर आपके नोट्स में है, वो है लेवरेज। मिला क्या आपको? तो ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर 2 क्या लिखा है? लेवरेज। चैप्टर 3 क्या लिखा है? कैपिटल स्ट्रक्चर। ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 4 क्या लिखा है? सॉरी, कैपिटल स्ट्रक्चर ये है। एंड फोर्थ क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? रेशियो एनालिसिस। एवरीवन, चैप्टर नंबर 5 का नाम है रेशियो एनालिसिस। 6th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। 7th चैप्टर इज कैपिटल बजटिंग गाइस, कैपिटल बजटिंग। 8th chapter of your syllabus is your dividend decisions, and the final 9th topic is management of working capital। मतलब अपना सिलेबस खत्म, पहले ही दिन हमने देख लिया सिलेबस क्या क्या है ना? बेस्ट है ना? अब पार्टी दे सकते हैं ना? क्यों लगता है अगस्त फर्स्ट वीक तक भी जाना क्यों है? खत्म हो गया सिलेबस, है ना? काश क्लास सिलेबस ऐसा होता। तो सिलेबस ये है, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू आर राइटिंग हियर एज चैप्टर नंबर, इसमें डिटेल डिस्कशन हम लोग उस चैप्टर में जाके करेंगे कि वो क्या चीज होती है, उसमें कैसे क्या होता है।
और कैसे डिविडेंड के फैसले लिए जाएंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर अभी तो बोलने के लिए सिर्फ मिक्स और कॉम्बिनेशन, अल्टीमेटली डिसाइड कैसे होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए बट वो कैलकुलेट कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स ज्यादा होने चाहिए, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म कैसे लिए जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैसे लिए जाएंगे, हर चीज डिटेल में इन चैप्टर्स के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट चीज किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहिए, उसके इंडेक्स से दोस्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अचानक से कोई पूछता है वर्किंग कैपिटल में देखा क्या, तो एटलीस्ट सब्जेक्ट तो मालूम होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में वर्किंग कैपिटल आता है ये तो पता होना चाहिए आपको। फिर अपना कोई भी फ्रेंड कभी भी कुछ पूछे तो एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट है भाई, और उसमें कौन से टॉपिक की बात चल रही है। तो एटलीस्ट हमारे एफएम में जो 9 टॉपिक्स है उनके टॉपिक के नाम आपको पता चल गए। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेवरेज का मतलब क्या बोला अपन ने, एवरीबॉडी, एडवांटेज, लेवरेज मतलब एडवांटेज। तीसरी बात कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या बोला अपन ने, मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, एवरीबॉडी। शुभम बोल भाई मेरे साथ बोल, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज नथिंग बट ये डिविडेंड, ये जो डेट होल्डर है इनको अपन क्या कॉस्ट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, प्रेफरेंस वालों को क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, आप इक्विटी वाले हो आपको भी डिविडेंड मिलेगा, ये आप सब क्या रिटर्न्स है बट मेरे कंपनी का कॉस्ट है। तो इस चैप्टर में सीखेंगे कि इनका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। 5th चैप्टर क्या था, रेशियो एनालिसिस। आपने सुना होगा शेयर मार्केट में 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है टेक्निकल और एक होता है फंडामेंटल। तो ये जो सेकेंड टाइप है ना फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है रेशियो एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस सुना है ना आपने, उसका एक पार्ट है रेशियो एनालिसिस। देन 6th टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। आपको रेगुलर फाइनेंसेस पता है, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस। इस टॉपिक में आप सीखोगे मॉडर्न सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जैसे कि आपने इन दिनों सुना होगा वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, एंजल इन्वेस्टर सुना होगा आपने, ये सब टर्म्स इधर आएंगे। क्राउड फंडिंग सुना होगा आपने, ये सब टर्म्स आपको मिलेंगे इस टॉपिक में जो है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। 7th टॉपिक है आपका कैपिटल बजटिंग। मैंने बोला कब यूज होगा ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के वक्त यूज होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है क्या, यस। कितने रीजंस हमने डिस्कस किए, 3 रीजन डिस्कस किए। पहला लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आता है, दूसरा इरिवर्सिबल नेचर होता है, तीसरा यूज इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए सोच समझकर यूज हमने इवैल्यूएट करना चाहिए। फॉर इवैल्यूएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वी यूज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, वी यूज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। जितना आप ये टर्म को यूज करोगे ना, मेरे साथ बोलोगे ना, उतना आपका कन्वीनियंस, आपका कंफर्ट इस सब्जेक्ट में बढ़ेगा। क्या एफएम सिर्फ एक पर्सन के लिए नया है क्या, सबके लिए नया सब्जेक्ट है? बट बिलीव मी, मेरे साथ अगर तुम ये टर्म्स रेगुलर बेसिस पर बोलोगे ना तो एफएम तुम्हारे लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट जो अकाउंट्स, जो लॉ तुम फाउंडेशन से पढ़ रहे हो, उनसे भी ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएंगे ये, क्योंकि इनके टर्म्स आप एवरी डे हमारे साथ डिस्कस करोगे। 8th टॉपिक अपन ने क्या बोला, डिविडेंड का फैसला, डिविडेंड डिसीजंस। आर दे इंपॉर्टेंट? यस। क्या होता है डिविडेंड का डिसीजन लेना? हाउ मच प्रॉफिट should be distributed in the form of dividend and how much profit should be retained in the form of reserves. इसको एक और नाम है पता है आपको, इसको बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। किसको? रिजर्व्स को। रिजर्व्स जब कंपनी खुद के पास रखती है ना तो उसको क्या बोलते हैं बोलो? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। यू वोंट बिलीव, सीए इंटर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीए इंटर में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स क्राउड आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ लिखा नहीं, छोड़ दिया। क्या क्वेश्चन था? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या वर्ड यूज किया गया? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। फ्लोइंग बैक समझता क्या? फ्लोइंग बैक का मीनिंग क्या होता है मन में? खुद की तरफ ऐसा खींचना। तो कंपनी एक प्रॉफिट कमाई है,
इन सबको बांट चुकी है, तुम्हारे मेरे बीच वो प्रॉफिट का हिस्सा रखा हुआ है, मैं कंपनी तुम शेयर होल्डर्स, मैंने तुम्हें एक पार्ट दिया, बचा हुआ खुद के पास रख लिया। जो खुद के पास रख लिया वो क्या किया मैंने, फ्लो बैक किया। फार्मर को कभी आप फार्मिंग करते हुए देखे हो, तो वो भी तो फ्लो करता है ना खुद की तरफ, बस वैसे ही कंपनी कर रहा है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जेपिंग क्या सबको समझ रहा है क्या? एनी प्रॉब्लम? एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला अपन ने, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम देखेंगे डे टू डे एक्टिविटीज में हमें जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, समझे? वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन राइट नाउ, वो आपको क्या करना है, आपके पास रफ बुक है, आपके पास रफ बुक है कोई, वहां पे लिखोगे, या तो डायरेक्टली आप फर्स्ट पेज ऑफ योर नोट्स घर जाने के बाद वहां पर लिखोगे, अभी नहीं, घर जाने के बाद एज होमवर्क। अभी फिलहाल के लिए आपको लिखना है, आप रफ पेज में मेरे साथ लिख सकते हो। क्या लगता है लिखने की जरूरत है? याद रहेगा आपको? कितने पार्ट से इस डायग्राम के? 3 पार्ट से। पहला प्रोक्योरमेंट, दूसरा यूटिलाइजेशन, तीसरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कैन वी डू वन थिंग, you will try this as homework, and tomorrow when you will come here again I'll write and we will discuss, or I can again show you properly fair में और लिखेंगे। no doubt आपका कुछ पॉइंट छूटेगा, कुछ पॉइंट आपने कम लिखा रहेगा, ज्यादा लिखा रहेगा, करेक्शन कल कर लेंगे, बट होमवर्क करोगे आज विदाउट देखे। देखने के लिए कुछ है ही नहीं, वैसे भी वीडियो देख सकते हो। हाँ, आपकी दुनिया में ऑप्शंस भी इतने आ गए ना, हर चीज में आपको ऑप्शन की आदत हो गई ना, तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप आपकी मेमोरी पर विश्वास करो, आपको ये सब आएगा, मैं बोल रहा हूं ना, आएगा। ठीक है, करोगे कल, आज लिख कर लाओगे। तो डे 1 ऑल्सो यू हैव अ होमवर्क। व्हाट इज द होमवर्क? सिलेबस ओवरव्यू। इसको नाम क्या दोगे आप? सिलेबस ओवरव्यू। और नीचे क्या लिखोगे? फाइनेंस मैनेजर, और चालू हो जाओगे आप। ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर गाइज, एंड 5:30 तक क्लास है, 4:30 हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 मिनट बाकी है। तोड़ सर अभी आएंगे, सो अमित सर का क्लास होगा। सब लोग वीडियो को लाइक करो भाई, जितने लोग ऑनलाइन हो सब लोग वीडियो को लाइक करो भाई। ठीक है, वॉइस लो है, वो जो भी है हम लोग कर लेंगे। नोट्स का एक्सेस का रिक्वेस्ट, ओके। सीएमए के लिए यही क्लास है बेटा, सीए सीएमए सबका कॉमन सिलेबस है, तो यही क्लास रहेगा सीएमए के लिए भी। ठीक है, चलिए, विल स्टॉप हियर फॉर द डे। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट टुमारो अगेन, एंड यू विल ऑल कंटिन्यू विथ एसएम पार्ट।